तो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या स्क्रीन शेयर है? यस मैम। अच्छा, तो देखो मेरा इतना सारा क्वेश्चन करवाया हुआ है, ठीक है। तो जो लोग आज पहली बार कर रहे हो कर लो, ठीक है। बाद में जब होगा तब फिर से ये टॉपिक तब भी रिपीट हो जाएगा, तब उसमें ये बाकी क्वेश्चन भी कवर हो जाएगा। और अगर चाहो तो समझ में आ जाता है तो उस केस में तुम लोग बैकअप लेके एक बार देख सकते हो, तो रेडी हो जाएगा। फिर जब करोगे तो दोबारा देख सकते हो, ठीक है। तो अभी मेरा ये वाला टॉपिक आज हम लोग को कवर करना है, 10, 11, 12, 13, ठीक है। यहाँ पर 10, 11, 12, 13 ये हम लोग स्टार्ट करेंगे। कहाँ चला गया 10th नंबर, ये रहा, ठीक है। ये देखो यहाँ पर क्या बोला है, बोल रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ ग्रो मोर लिमिटेड प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट बोला है, ठीक है। इक्विटी लाइबिलिटीज दिया हुआ है, शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस। शेयर कैपिटल का कोई नोट्स नहीं बना हुआ है, ठीक है। अब शेयर कैपिटल देखो, ये मेरा प्रीवियस ईयर है, जो जीरो लिखा हुआ है वो प्रीवियस ईयर है, जो ये लिखा हुआ है वो करेंट ईयर है। तो शेयर कैपिटल 8 लाख से 10 लाख हुआ, इसका मतलब क्या हो गया, शेयर कैपिटल इशू किया गया था 2 लाख में पड़ा। हाँ, तो ये कौन से एक्टिविटी में आना चाहिए, शेयर इशू करने से फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आना चाहिए, ठीक है। तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कितना आ जाएगा, 2 लाख, ठीक है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी का मतलब ऐसा कुछ जैसे कि लोन लेना, जिससे मेरा कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज होता है, लोन लेना या फिर ये सब। तो रिजर्व सरप्लस का नोट बना हुआ है, देख लेंगे नीचे। लॉन्ग टर्म बोरिंग नोट बना हुआ है। ट्रेड पेएबल ये वर्किंग कैपिटल चेंजेस में आता है, 8 लाख 20 से 7 लाख हुआ है। तो इसका मतलब हम लोगों ने क्रेडिटर को पेमेंट किया होगा, मतलब ट्रेड पेबल पे किया होगा, इसीलिए मेरा कम हो गया है। तो मेरा कैश का आउटफ्लो हुआ है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, डिक्रीज इन ट्रेड पेबल। ये वर्किंग कैपिटल चेंजेस में आता है। वर्किंग कैपिटल का मतलब करेंट एसेट और करेंट लाइबिलिटी का डिफरेंसेस, ठीक है। फिर बोल रहे हैं अदर करेंट लाइबिलिटीज, इसका भी नोट बना हुआ है, देखेंगे। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, प्रोविजंस का मतलब होता है जो तुम लोग पीएल में प्रोविजन चार्ज करते हो वही वाला। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये टैक्स का पेमेंट है, ये प्रोविजन किया गया था प्रीवियस ईयर 70,000, करेंट ईयर 1 लाख। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में नोट बना हुआ है, देखेंगे। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट 0 से 1 लाख हुआ, इसका मतलब परचेस किया है, ठीक है। परचेस किया है 1 लाख का। फिर इन्वेंट्रीज 2 लाख से 4 लाख हुआ है, मतलब 2 लाख से इन्वेंट्री बढ़ा है। स्टॉक बढ़ने का मतलब हम लोगों ने परचेस किया होगा, तो मेरा कैश का क्या हुआ है, आउटफ्लो हुआ है। ट्रेड रिसीवेबल 7 लाख से 5 लाख हो गया, मतलब मुझे डेटर ने पैसा दे दिया होगा, ठीक है। तो मेरा कैश इनफ्लो हुआ है। और करेंट एसेट करेंट लाइबिलिटी का डिफरेंसेस कहाँ जाता है, वर्किंग कैपिटल चेंजेस में। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो है वो लिखना पड़ेगा हमें क्वेश्चन को एकदम लास्ट में, जिससे हमें पता चल जाए क्वेश्चन सही हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। ये बाकी कहीं पर नहीं आता है। अच्छा, अब देखो जो नोट्स बना हुआ है, जनरल रिजर्व देखो 1.5 लाख से 2 लाख हुआ है, मतलब जनरल रिजर्व क्या हुआ है, क्रिएट हुआ है, ठीक है। मतलब जनरल रिजर्व 1.5 लाख से अगर 2 लाख हुआ है तो जनरल रिजर्व क्रिएट किया गया है। प्रॉफिट एंड लॉस 60 से 1 लाख हुआ है, मतलब प्रॉफिट क्रिएट का मतलब देखो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हुआ है, ठीक है। पहले से जो अमाउंट था उसमें और भी ट्रांसफर हुआ है। और यहाँ पर पीएल में देखो 60,000 से 1 लाख हुआ है, मतलब प्रॉफिट ट्रांसफर हुआ है कितना, 40,000, ठीक है। डिवेंचर इशू, ये देखो लॉन्ग टर्म बोरिंग का नोट पता चल गया, ये मेरा प्रीवियस ईयर था, ये मेरा करेंट ईयर था। तो यहाँ 0 था, यहाँ 2 लाख हो गया, तो इसका मतलब हम लोगों ने डिवेंचर क्या किया है, इशू किया है, ठीक है। डिवेंचर इशू करना कैसे एक्टिविटी होगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। फिर डिविडेंड पेबल, यहाँ 1 लाख था, यहाँ 0 दिख रहा है, मतलब प्रीवियस ईयर में पेबल था, अभी 0 दिख रहा है, मतलब पे कर दिया होगा, तो वो कहाँ पर जाएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, ठीक है। प्लांट मशीनरी 5 लाख से 7 लाख, देखेंगे क्या इंफॉर्मेशन है, लेकिन लग रहा है कि परचेज ही हुआ है क्योंकि वैल्यू बढ़ गया है। लैंड बिल्डिंग 4 लाख से 6 लाख हो गया, इसका मतलब लैंड बिल्डिंग भी क्या हुआ होगा, परचेज हुआ होगा। गुड आफ्टरनून। अच्छा, अब इसका नेट कैरिंग वैल्यू दिया हुआ है। अब देखो इन्फॉर्मेशन में क्या है, बोल रहे हैं कि डेप्रिसिएशन 25% वाज चार्ज ऑन द ओपनिंग वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। अब क्वेश्चन मुझे बता दिया है कि डेप्रिसिएशन चार्ज करना है प्लांट एंड मशीनरी के ओपनिंग वैल्यू पे, ठीक है। ये ओपनिंग वैल्यू पे बोला है तो मुझे उसी पे चार्ज करना पड़ेगा। एट द ईयर इन वन ओल्ड मशीन 50,000 का जिसका कॉस्ट था, WDV 20, मतलब डेप्रिसिएशन चार्ज होते होते वो एसेट कितने का बना, 20,000, उसको 35,000 में सोल्ड आउट कर दिया गया। तो बोलो प्रॉफिट है कि लॉस है, प्रॉफिट है 15,000 का, ठीक है। परचेज वाज आल्सो मेड एट द, वो तो दिख ही रहा है, परचेज तो वही होगा, 5 लाख से 7 लाख हुआ है जब एसेट,
तो ऑब्वियसली परचेज हुआ होगा। तो इसका मतलब हम लोग को एक प्लांट मशीनरी अकाउंट बनाना चाहिए। नॉर्मली हम अकाउंट उसी का बनाने का बोल रहे हैं जिसमें मल्टीपल इंफॉर्मेशन हो। सारी चीजों का अकाउंट्स बनाने से इतना बड़ा क्वेश्चन कंप्लीट करने में टाइम लगता है। 50,000 वॉज पेड टूवर्ड, ये देखो बता दिया, टूवर्ड्स इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स का हम लोगों ने कितना पेमेंट किया है, 50,000, ठीक है। तो ये इनकम टैक्स टू बैंक हो जाएगा, ठीक है। फिर बोल रहा है कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग गॉट कंप्लीटेड ऑन 31st मार्च एंड हेंस नो डेप्रिसिएशन में बी चार्ज्ड ऑन द सेम। बोल रहा है कि बिल्डिंग का जो कंस्ट्रक्शन है वो कंप्लीट नहीं हुआ था, इस वजह से इस पे कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हुआ है। तो बिल्डिंग जो 4 लाख से 6 लाख हुआ है तो वो एक्चुअली परचेज नहीं हुआ होगा, फिर क्या हुआ होगा, कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट, मतलब उसमें और भी क्या बोलेंगे, कॉस्ट इनकर्ड हुआ होगा। पहले बिल्डिंग 4 लाख का था, उसके बाद बिल्डिंग कब कंप्लीट हुआ, यहाँ कंप्लीट हुआ होगा क्योंकि 31 मार्च 2001 में जाके कंप्लीट हुआ। ये देखो ये कौन सा है, ये x0 है, ये कौन सा है, x1 है। तो यहाँ पर आके ये वाला, ठीक है, यहाँ पर आके ये कंप्लीट हुआ है, मतलब 2 लाख का जो प्लस हुआ है वो परचेज नहीं है, 2 लाख का उसमें कॉस्ट लगा है ताकि बिल्डिंग पूरा कंस्ट्रक्टेड हो जाए, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग को वर्किंग नोट वगैरह बनाना है, ठीक है। तो हम पहले क्या करते हैं ना, पूरा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, उसके बाद पुट करते हैं, ठीक है। तो पहले पूरा स्ट्रक्चर बना लेंगे, उसके बाद पुट करेंगे जो फॉर्मेट होता है। तो देखो क्या होगा, ठीक है, मेरे साथ साथ अभी करो, ठीक है, हम जैसे करते हैं वैसे ही करवा रहे हैं। ये देखो, ठीक है, क्योंकि वो एक हैबिट तो होता है ना, पहले किसी एक पैटर्न में करने के बाद तो हम क्या करते हैं ना, पूरा लिख लेते हैं। लिख लेने से क्या होगा ना, हमें क्वेश्चन करने में आसानी होगी। अच्छा लिखो, कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड, कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड, देखते हैं कौन सा डेट दिया है, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2001, 31 मार्च 2001, ठीक है। अच्छा, अब इसमें लिखो सबसे पहले क्या आता है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो ये पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है, हम वो स्केल वगैरह से नहीं करते, तुम लोग कर लेना, ठीक है, अगर करना हो तो। यहाँ पर हो जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। हम थोड़ा स्पीड में लिखते हैं, अभी जिनको हैबिट नहीं हुआ स्केल छोड़ दो, नहीं तो फिर मेरे साथ नहीं लिख पाओगे, ठीक है। फिर लिखेंगे इसके बाद नेट प्रॉफिट बिफोर, क्या हो जाएगा, टैक्स, ये आता है, ठीक है। फिर इसमें हम लोग प्लस करते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस और माइनस करते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम, जिसको हम लोग चाहे तो कंबाइनली लिख सकते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ठीक है। अगर आइटम लिखेंगे तो प्लस माइनस करके लिख सकते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, जो कि किसी क्वेश्चन में होता नहीं है लेकिन फॉर्मेट के अंदर है तो हम लिखवा देते हैं। इसके बाद आ जाएगा, यहाँ पर डेटा पुट करेंगे, इसके बाद आ जाएगा नेट प्रॉफिट, क्या आएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या एड लेस करते हैं, इसके बाद हम लोग लेते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, पहले लिख देते हैं, ठीक है। एक्सपेंस या इनकम जो भी लिखो प्रॉब्लम नहीं है, हम पहले नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस लिखते हैं। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो बिजनेस का एक्सपेंसेस नहीं है, वो चार्ज करने की वजह से प्रॉफिट मेरा कम दिख रहा होगा तो मुझे उसे ऐड करना पड़ता है। थोड़ा जगह रख देंगे, उसमें जो भी मेरा डेटा आएगा लगभग 2-3 लाइन हम रख देते हैं, उसमें बन जाता है, ठीक है। फिर लेस करेंगे यहाँ पर नॉन ऑपरेटिंग इनकम, प्रॉफिट इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम लिखना पड़ेगा हेडिंग, ठीक है। इसमें भी 2-3 लाइन जगह रख देंगे लिखने के लिए चीजों को। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, ऐड करेंगे, इसके बाद हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या लगाएंगे, ऑपरेटिंग में मुझे कुछ भी एडलेस नहीं करना होता है सिवाय नॉन कैश आइटम के, तो क्या लिखेंगे, ऑपरेटिंग, ऐड क्या होता है, ऑपरेटिंग नॉन कैश एक्सपेंसेस, ठीक है, जिसमें क्या आता है, डिप्रिशिएशन जैसा डेटा आता है, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद क्या आ जाएगा, इसके बाद लिखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस,
ठीक है, मतलब यहाँ पर वही करेंट एसेट करेंट लाइबिलिटीज का चेंजेस वगैरह हमें दिखाना पड़ेगा। ठीक है, ये फॉर्मेट देखो, ये पूरा हमें लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन। हम यहाँ पर चार पांच आइटम था देखा हम लोगों ने, इन्वेंट्री वगैरह, तो उतना जगह रख दो। उसके बाद क्या निकल के आएगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, तो इसके बाद चार पांच लाइन रखना है। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन। यहाँ पर लिखेंगे कैश फ्लो, मैंने थोड़ा और जगह रखा, मुझे लग रहा है मेरे इधर कम हो सकता है जगह। ठीक है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, ये आ जाएगा अमाउंट अमाउंट। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, लेस क्या आ जाएगा, इनकम टैक्स पेड। इनकम टैक्स पेड। ठीक है, ये इनकम टैक्स पेड जो है, ये लेस करने के बाद क्या आ जाता है, कैश जेनरेट या यूज्ड जो भी आएगा, कैश यहाँ गैप रख देते हैं, पॉजिटिव आया तो कैश जेनरेट हुआ, नेगेटिव आया तो कैश यूज्ड हुआ, तो वो लिख देंगे फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद क्या एक्टिविटी, इस यही सबसे बड़ा होता है लिखने में। ठीक है, बाकी तो कुछ नहीं है। अब इसके बाद क्या लिखना है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग। लिखो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में चार पांच लाइन का जगह रख देंगे। और इसका नेट हमारा क्या आएगा, कैश यूज्ड या जनरेट जो भी आएगा, कैश यूज्ड या जनरेट जो भी आएगा फ्रॉम क्या लिखेंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अच्छा, इसके बाद क्या लिखेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम, हाँ, कैश फ्लो फ्रॉम
देखो मेरा आवाज आ रहा है? इलेक्ट्रिसिटी यस चला गई तो अच्छा, रिकॉर्डिंग चल रहा है, स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। ठीक है, स्टार्ट कर दो। ठीक है, तुम लोग वो वाला लिखो, हम थोड़ा मैसेज कर देते हैं। ये लोग ज्वाइन हुए तो कोई अगर नहीं है, वापस सबसे ज्वाइन है। अच्छा, लिखो कैश फ्लो फ्रॉम इन, कौन सा लिख रहे थे? फाइनेंस लिखो। अच्छा, और इससे क्या आएगा? कैश जनरेट या यूज जो भी आएगा फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, यहाँ लिख देते हैं कैश जनरेट या यूज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट लिखो। ये कैलकुलेट करने के बाद क्या आ जाएगा? ओवरऑल इंक्रीज या डिक्रीज जो भी हुआ है तो हम लोग लिख सकते हैं नेट इंक्रीज, नेट कैश इंक्रीज या डिक्रीज, वो तो कैलकुलेट करने पे पता चलेगा ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, फिर ऐड कर लेंगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। देखो ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, तो हम लोग का आ जाएगा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, तो इसके बाद आ जाएगा नीचे क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, ये लास्ट पॉइंट हो जाएगा। अच्छा, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। चलो पहले वर्किंग नोट से स्टार्ट करते हैं, क्या क्या चीजों का वर्किंग नोट बनना चाहिए। तो देखो ये स्ट्रक्चर सबने लिख लिया है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट यहाँ वर्किंग नोट से स्टार्ट करेंगे। तो देखो वर्किंग नोट क्या क्या बनना चाहिए, पहले यहाँ से देखो, ये स्टार्ट करते हैं। देखो शेयर कैपिटल बोला था, शेयर कैपिटल 8 लाख से 10 लाख हुआ, कोई अदर इंफॉर्मेशन नहीं था, बिना वर्किंग नोट बनाए हम लोग बोल सकते हैं प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर्स 2 लाख। कहाँ लिखेंगे? हाँ लिख दो, फाइनेंसिंग वाले एक्टिविटी में पॉजिटिव में लिखना है, क्योंकि इसका मतलब क्या हो गया, पैसा आया है। ठीक है, तो लिखो यहाँ पर। ठीक है, तो लिखेंगे प्रोसीड्स फ्रॉम, तुम लोग देख लो अपना कहाँ लिखे हो, उसी के नीचे लिखना। ठीक है, ये देखो फाइनेंसिंग एक्टिविटी। जैसे यहाँ पे लोग जो एक फॉर्मेट बनाया है ये वाला, तो इसमें जैसे हम लोग लाइन छोटी छोटी लाइन वो लाइन से एस्टिमेटेड है, अगर कुछ इधर उधर हो जाए तो फिर तो गया और क्या, हट के फिर से लिखो, थोड़ा ज्यादा जगह, वो क्वेश्चन पढ़ने से एक नॉलेज हो जाएगा ना कि लगभग कितना। एक जगह कम मतलब जगह ज्यादा हो जाए तो एस्टिमेट को उतना हट जाए, तो फिर जो जगह छूटेगा उसमें नंबर नहीं लगेगा। ये कौन सा रूल्स? अब देखो मेरा यहाँ पर मान लो एक ही आइटम है, यहाँ पूरा जगह बच गया, तो इसके लिए नंबर कौन काटता है? ऐसा तो मैंने कभी नहीं सुना। ये सब क्या क्वेश्चन है, मुझे नहीं समझ में आता। ऐसा कहाँ बोलेगा, नंबर कहाँ क्यों काटेगा, बोलो। क्या क्यों अजीब सा दिन नहीं है यहाँ पॉइंट, तो क्या मेरा तो नीचे नीचे लिखा हुआ है ना, मैंने तो इसको ऐसा तो नहीं किया, वो तो हो ही सकता है कि नीचे जगह मेरा बच गया, इसके वजह से क्यों नंबर काट लेगा। अरे नंबर देना भी उतना आसान नहीं है, काट लेगा वो भी उतना आसान नहीं है। ठीक है, कैसे काट, हाँ अब अगर ये बहुत छोटा छोटा लिखोगे उसको नहीं समझ में आया, वो बात अलग है। अगर मेरा जगह कम पड़ जाता है तो चिंता होना चाहिए, ज्यादा हो जाए तो किस चीज का चिंता, बोला अगर कम हो गया, ऑब्वियसली मुझे 5 लाइन लिखना है, मैंने 3 लाइन रखा है, तब तो प्रॉब्लम है ना, तब तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम है। अच्छा, रिजर्व सरप्लस यहाँ पर इसको लास्ट में करते हैं। ठीक है, रिजर्व सरप्लस का इम्पैक्ट कहाँ आएगा, वो नेट प्रॉफिट वाले में आएगा। ठीक है, उसके पहले बाकी करते हैं, जैसे कि लॉन्ग टर्म बोरिंग क्वेश्चन पॉइंट 2 है। देखो डिवेंचर हम लोगों ने क्या किया है,
यहाँ पर 2 लाख का इसका मतलब क्या हुआ है, इशू किया है तो लिखो प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ डिवेंचर 2 लाख, इसका भी कोई और इंफॉर्मेशन नहीं था, तो प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ डिवेंचर 2 लाख, ठीक है, ये आ गया प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ डिवेंचर। अच्छा, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या था हम लोग का, ट्रेड पेबल। तो ट्रेड पेबल वाला कहाँ जाएगा, वर्किंग कैपिटल चेंजेस में ट्रेड पेबल डिक्रीज हुआ है तो लिखो वर्किंग कैपिटल चेंजेस, जहां लिखे हो वहां ढूंढो, तुम लोग कहाँ लिखे हो, यहाँ पर लिखेंगे ना, वर्क ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ठीक है, तो इसके नीचे आ जाता है, तो हम लोग का क्या हुआ है, ट्रेड पेबल इंक्रीज या डिक्रीज, डिक्रीज हुआ है क्योंकि ये ओपनिंग था ये क्लोजिंग था, तो लिखो डिक्रीज इन ट्रेड पेबल, ठीक है, कितना हो जाएगा 8,20,000 से 7,00,000 हुआ है, मतलब 1,20,000, क्या करना पड़ेगा, लेस या ऐड, लेस होगा ना, क्योंकि ट्रेड पेबल कम होने का मतलब तो मैंने पेमेंट कर दिया, और अगर पेमेंट कर दिया है तो कैश का आउटफ्लो हुआ है तो मुझे तो लेस ही दिखाना पड़ेगा। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं कौन सा पॉइंट आ रहा है, ट्रेड पेबल के बाद अदर करेंट लाइबिलिटी में नोट नंबर 3 है, ठीक है, चलो नोट नंबर 3 में वही डिविडेंड पेबल बोला है, तो डिविडेंड पेबल पहले था अभी 0 हो गया, तो डिविडेंड पेड, तो डिविडेंड पे करना कौन सा एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग होता है, देखो शेयर इशू करना जो है, क्योंकि डिविडेंड का सोर्स सोचो, सोर्स क्या है शेयर, तो शेयर इशू करना अगर फाइनेंसिंग एक्टिविटी है तो ये वाला भी क्या होगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी ही होगा, ठीक है, तो यहाँ पर लिखो इसमें डिविडेंड पेड, ये भी क्या होगा, नेगेटिव में होगा, क्योंकि कैश का आउटफ्लो हुआ ना, अगर हम लोग डिविडेंड दे रहे हैं तो कैश का आउटफ्लो होगा 1,00,000 था, ठीक है, डिविडेंड पेड 1,00,000 आ गया। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट नंबर 4, यानी कि हाँ इसमें जाते हैं, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस बोला है, ये प्रोविजंस देखो पीएल में चार्ज होता है, इसके लिए कोई कैश इनफ्लो आउटफ्लो नहीं होता है, इसका हम लोग बनाते हैं वर्किंग नोट, क्वेश्चन में अदर इंफॉर्मेशन हो या ना हो हमेशा टैक्स का जो है हमें वर्किंग नोट बना लेना चाहिए, ठीक है, तो इसको हम एक बार वर्किंग नोट में यहाँ पर दिखाते हैं, लिखो एक वर्किंग नोट बनाओ पहला, जिसको हम लोग लिखेंगे इनकम टैक्स बोल के हम लिखते हैं, या टैक्स भी लिख सकते हो, इनकम टैक्स या टैक्स जो चाहो लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पर प्रोविजंस को रिकॉर्ड करेंगे, तो प्रोविजंस ऑलवेज क्या बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि प्रोविजंस करना लाइबिलिटी होता है, ये ओपनिंग था ये क्लोजिंग, तो 70,000 किधर जाएगा, बाई बैलेंस बीडी, और 1,00,000 किधर जाएगा, नीचे इधर आएगा, ठीक है, टू बैलेंस सीटी, ये 1,00,000, ये कभी भी कैश फ्लो में डायरेक्टली जाएगा ही नहीं, क्योंकि ये थोड़ी ना कैश का फ्लो हो रहा है, प्रोविजंस मींस प्रॉफिट का शॉर्टेज कर रहे हैं हम लोग, प्रॉफिट का यूज कर रहे हैं, प्रोविजंस बना रहे हैं, ये इतना ही बने हुए रहने दो, क्योंकि इसके बाद का इंफॉर्मेशन में जाते हैं, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, ठीक है, 4th नंबर में जाओ, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, इसमें प्लांट मशीनरी, इस पे ना हम लोग को वर्किंग नोट बनाना चाहिए, क्योंकि नीचे काफी सारा इंफॉर्मेशन था, तो सेकंड वर्किंग नोट बनाओ प्लांट एंड मशीनरी, वर्किंग नोट नंबर 2, ठीक है, बनाओ प्लांट एंड मशीनरी, तो हम ऐसे P/M लिख रहे हैं, तुम लोग भी अभी के लिए चाहो तो लिख सकते हो, तो प्लांट का तो ओपनिंग बैलेंस एसेट है, टू बैलेंस क्या होगा बीडी, और बाई बैलेंस क्या हो जाएगा सीडी, ठीक है, और इसमें लिखा हुआ है लेकिन पहले लेकिन क्लोजिंग वाला दिया हुआ है, ठीक है, इधर ओपनिंग, तो 5,00,000 टू बैलेंस बीडी में जाएगा और 7,00,000 बाई बैलेंस सीडी में जाएगा, ठीक है, 7,00,000 और ये हो गया 5,00,000। अच्छा, अब नेक्स्ट इंफॉर्मेशन देखो, बोला है लैंड बिल्डिंग, क्या लैंड बिल्डिंग पे हमारा कोई इंफॉर्मेशन था, एक था ना, बोला ना कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, चाहो तो बना सकते हो, नहीं तो वो ओरली भी हो जाएगा, उतना कुछ मुश्किल नहीं है, क्योंकि कितना एडिशन हुआ है 2,00,000, ठीक है, वो चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो 2,00,000 का एडिशन दिखा दोगे हो जाएगा। अच्छा बोलो 2,00,000 का एडिशन कहाँ दिखाओगे, हाँ इन्वेस्टिंग में दिखाओगे ना, एसेट है ना, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी रिलेटेड विथ क्या होता है, एसेट होता है, तो एसेट में जाएगा, तो एसेट में कितना जाएगा बोलो, हाँ मतलब कितना 2,00,000, ठीक है, तो वो लिख लेते हैं, वो वाला लिखो, कहाँ पर लिखोगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, क्योंकि एसेट रिलेटेड हर एक चीज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाता है, तो क्या लिखेंगे, ऐसे लिख सकते हो कॉस्ट इनकट या एक्सपेंसेस ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, ऐसे लिख दिया मैंने, एक्सपेंसेस ऑन लैंड एंड बिल्डिंग माइनस दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये हम लोगों ने खर्चा किया है 2,00,000, तो इसका मैंने और कोई अकाउंट नहीं बनाया, इतना हम लोगों ने इस पे खर्चा कर दिया। अच्छा,
अब लैंड बिल्डिंग के बाद देखते हैं नेक्स्ट हमारा, और कुछ नहीं है, नेट कैरिंग वैल्यू वगैरह दे दिया है। फोर्थ नंबर पॉइंट हम लोग का कंप्लीट, मतलब नोट 4 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। फिर बोला है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट 0 से 1 लाख हुआ, तो हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट क्या किया होगा, परचेज। तो इन्वेस्टमेंट कहाँ जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 1 लाख नेगेटिव में दिखाना है, जस्ट इसके नीचे लिख दो परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 1 लाख। ठीक है, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 1 लाख का था, 1 लाख दिखा दिया, नेगेटिव में हो गया। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या आ रहा है, इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज वाला पॉइंट कहा जाएगा, वर्किंग कैपिटल चेंजेस में। तो 2 लाख से 4 लाख हुआ है, मतलब 2 लाख से इंक्रीज हुआ है, तो मेरा कैश आउटफ्लो हुआ होगा, मैंने स्टॉक परचेज किया, तो फिर वहां पर लिख के दिखाओ तुम लोग, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, क्या लिखेंगे, लेस होगा ना, हाँ, इन्वेंट्रीज, हाँ, इंक्रीज इन इन्वेंट्री कितना हो रहा था, 2 लाख से 4 लाख हुआ, मतलब 2 लाख दिखाना है नेगेटिव में, हम लोगों ने पेमेंट किया होगा तभी नेगेटिव में ये दिख रहा है 2 लाख। अच्छा, इसके बाद देखो क्या आ रहा है, ट्रेड रिसीवेबल, ये डिक्रीज हुआ, मतलब पैसा आया, डेटर ने पैसा दे दिया, तभी तो मुझे पहले मार्केट में 7 लाख मिलने वाला था, अब सिर्फ 5 लाख ही मिलेगा, क्यों, क्योंकि मुझे पैसा मिल गया। तो इसको मुझे क्या करना है, ऐड करना है, ऐड करो। ये भी डिक्रीज है, डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल। अच्छा, कितना बना था हम लोग का, 7 लाख से 5, मतलब 2 लाख, ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, 2 लाख ये हम लोग का ऐड हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद देखो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ओपनिंग 2 लाख, क्लोजिंग 0। तो ओपनिंग 2 लाख है, तो ओपनिंग को लिख सकते हो, यहाँ जो स्ट्रक्चर बनाए हो ना, ये ओपनिंग किधर लिखेंगे हम लोग, आउटर वाले कॉलम में लिखेंगे। ठीक है, इस रुपीस के नीचे लिख सकते हो, इसके बराबर यहाँ पर लिख दो 2 लाख। ठीक है, यहां पर बोल रहे क्लोजिंग मेरा 0 आ जाएगा। ठीक है, क्लोजिंग मेरा 0 आ जाएगा, तो इसका मतलब ये 0 आने का मतलब है मेरा ये वैल्यू कितना आएगा, बता सकते हो, नेगेटिव 2 लाख आएगा। बिना कैलकुलेशन किए भी तुम लोग बता सकते हैं कि ये वैल्यू मेरा नेगेटिव 2 लाख, और नेगेटिव आया तो नेट कैश इंक्रीज या डिक्रीज, डिक्रीज। तो यहाँ पर लिख देंगे डिक्रीज। ठीक है, ये लिख दिया, बाद में लिखने से भी होगा, ऐसा नहीं कि अभी लिखना पड़ेगा, मैंने लिख दिया क्योंकि पूरा बैलेंस शीट का डेटा तब हम लोगों ने यहाँ से ले लिया। ठीक है, अच्छा, अब इधर बच रहा है मेरा जनरल रिजर्व, उसका इंपैक्ट दिखाएंगे कहाँ आता है, प्रॉफिट एंड लॉस। बाकी सारा चीज मैंने कर दिया है, सिर्फ रिजर्व सरप्लस वाला नोट बाकी रखा है जिसमें 2 पॉइंट है। अच्छा, अब ये जो इंफॉर्मेशन है इसका यूज करते हैं। पहले बोला है कि डेप्रिशिएशन 25% प्लांट मशीनरी पे लगेगा, तो प्लांट मशीनरी का जो वर्किंग नोट हम लोग बना रहे थे, वहां पर डेप्रिशिएशन चार्ज करो। बोलो किधर लिखना चाहिए डेप्रिशिएशन, बाई साइड, बाई डेप्रिशिएशन। ठीक है, कितना हो जाएगा, बोला है ओपनिंग पे लगाओ 25%, तो लगाओ, ओपनिंग कितना है 5 लाख, इस पे 25% कितना, तो 1,25,500। ठीक है, अच्छा, और इसका क्या इंफॉर्मेशन बोला है, पहले कंप्लीट कर लेते हैं। At the year end, one old machine costing 50,000 was sold for 35,000। तो हम लोगों ने एसेट बेच दिया जिसमें 35,000 आया, तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट कितने से, 35,000 से। तो जो एसेट चला गया उसको क्या करेंगे, क्रेडिट। ठीक है, तो टू प्लांट एंड मशीनरी आ जाएगा, और हम लोग का जो प्रॉफिट है वो कितना हो रहा है 20, और इधर 35, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, टू प्रॉफिट बोल के 15,000। ठीक है, और यहाँ पर कितने का एसेट गया, 20,000 वाला। ठीक है, 50 उसका कॉस्ट था, लेकिन WDV कितना आया 20,000। ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाला पॉइंट नहीं है, मतलब ये जो दिख रहा है ना, ये ओरिजिनल कॉस्ट नहीं दिख रहा है। अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में रहे तभी वो ओरिजिनल कॉस्ट माना जाता है, मतलब इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया हुआ है। ठीक है, तो ये कौन सा वैल्यू दिख रहा है, डेप्रिसिएशन चार्ज होते होते करेंटली जो वैल्यू है वो दिख रहा है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर, तो ये अगर 50,000 लिखोगे तो बैलेंस मैच ही नहीं कर पाओगे, 50,000 तो मेरा क्या है, कॉस्ट है, और क्वेश्चन में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बोलता है तो ही एसेट कॉस्ट में दिखता है, अदरवाइज वो अपने WDV वैल्यू में दिखता है। ठीक है, अब इसका पोस्टिंग कहाँ करेंगे, प्लांट मशीनरी अकाउंट में क्या लिखोगे, बाई बैंक और 2PL। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे बाई बैंक, इधर आ जाएगा 2PL, लिखो 2PL प्रॉफिट ऑन सेल, प्रॉफिट ऑन सेल 15,000, और इधर हो जाएगा बाई बैंक यहाँ,
बाई बैंक सेल, ये वाला 35,000, ये पोस्ट हो गया। अच्छा, और कुछ हम लोग का इसमें इंफॉर्मेशन नहीं था, ये कंप्लीट हो गया। अब इसको क्लोज करने जाएंगे तो इसमें बैलेंस आ सकता है, क्योंकि देखो 5 लाख से 7 लाख हुआ है, मतलब एसेट परचेज हुआ होगा जरूर सेल होने के बाद भी, तो बैलेंस टू साइड आना चाहिए। चेक करके देखो किधर आ रहा है, कितना आ रहा है देखो। 8 लाख बैलेंस 3,45,000, टोटल कितना आ रहा है 60,000, 8,60,000। यहाँ पर हो जाएगा टू, क्या लिखेंगे, परचेज हुआ इसका मतलब टू बैंक परचेज। अब इसका इम्पैक्ट हमें दिखाना पड़ेगा। तो कैश फ्लो में क्या आता है, कैश बैंक रिलेटेड आइटम आता है, तो ये एसेट सोल्ड आउट है, तो हमें कहाँ दिखाना चाहिए, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। सेल ऑफ एसेट वो पॉजिटिव में दिखेगा, परचेज ऑफ एसेट नेगेटिव में दिखेगा। लिखो सेल ऑफ एसेट और परचेज ऑफ एसेट। सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी और परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। तो सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 35,000 पॉजिटिव दिखेगा, और परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 3,45,000 नेगेटिव में दिखेगा। ठीक है, अच्छा, और एक चीज जाएगा, क्या जाएगा बोलो तो, ये कहाँ चला गया, ये देखो डेप्रिसिएशन। ठीक है, ये जो डेप्रिसिएशन है ये मेरा क्या है, ऑपरेटिंग आइटम है, लेकिन मेरा नॉन कैश आइटम है। ये जब हम लोगों ने अपने पीएल में चार्ज किया था तो मेरा पीएल कम हो गया था, मुझे तो कैश आउटफ्लो या इनफ्लो जो भी हो रहा है वो आइडेंटिफाई करना है। तो डेप्रिसिएशन को मुझे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये नॉन कैश आइटम है, इसे मुझे एड बैक करना पड़ेगा। ठीक है, तो कहां पर करेंगे, देखो लिखा हुआ है उसका कॉलम, ऑपरेटिंग नॉन कैश एक्सपेंसेस, तो यहां पर लिखना पड़ेगा डेप्रिसिएशन, लिख दो डेप्रिसिएशन। ये एक ही डेप्रिसिएशन आएगा और किसी एसेट पे है भी नहीं। कितना आया था डेप्रिसिएशन, 1,25,000। ये ऐड होगा, ऐड इसीलिए होगा क्योंकि ये चार्ज करने की वजह से मेरा प्रॉफिट कम दिखा था, बिकॉज डेप्रिसिएशन तो एक्सपेंस होता है। ठीक है, तो मुझे इसको क्या कर देना है, ऐड बैक करना है, ताकि मुझे कैश का आउटफ्लो सही मिले। ठीक है, इनफ्लो आउटफ्लो जो भी आएगा ड्यूरिंग द ईयर, ये बन गया। अच्छा, फिर देखो बोल रहा है 50,000 इनकम टैक्स पे हुआ है, तो इनकम टैक्स अकाउंट में लिखो टू बैंक बोल के 50,000, टू बैंक बोल के आ जाएगा 50,000। ठीक है, अच्छा, अब इस अकाउंट को क्लोज करो, टोटल करो, देखो कितना आता है। इधर कितना आ जाएगा 1,50,000, और उधर बैलेंस करोगे तो कितना आ जाएगा 80,000। ठीक है, इस 80,000 को हम लोग क्या बोलेंगे, 80,000 का क्या हुआ है, क्योंकि इनकम टैक्स ऑलवेज प्रोविजंस क्रिएट करने के बाद ही पे होता है। ये प्रीवियस ईयर का प्रोविजंस था, जिसमें से हम लोगों ने कितना टैक्स पे किया 50,000। इसमें कितना प्रोविजंस अभी भी बचा हुआ है 20,000। मेरा करंट ईयर का प्रोविजंस कितना दिख रहा है 1 लाख। कैसे दिख रहा है, ये देखो 80,000 आया, मतलब प्रीवियस का 20 और इस बार का कितना 60 मिला के कितना, मतलब करंट ईयर में कितना प्रोविजंस क्रिएट हुआ होगा 60,000। ठीक है, तो ये प्रोविजंस का टोटल करंट ईयर का 60 और प्रीवियस का बैलेंस 20 मिला के 80 यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, तो हमें लिखना क्या है, प्रोविजंस कहाँ चार्ज होता है पीएल में, तो बाई क्या लिखेंगे पीएल। ठीक है, अब ये जो है, ये वाला जो हम लोग का टू बैंक का है, ये हमें कहाँ लिखना पड़ेगा, इनकम टैक्स पेड में लिखना पड़ेगा। ठीक है, 50,000, ये जो टू बैंक 50,000 आए ना, इनकम टैक्स पेड लिखो 50,000, इनकम टैक्स पेड। और ये पीएल का इम्पैक्ट भी आएगा, ऐसा नहीं कि इसका नहीं आएगा। तुम लोग सोचोगे डेप्रिसिएशन का दिखा है, इसका नहीं दिखा है, दिखाएंगे ना। रिजर्व सरप्लस को कैलकुलेट अभी कहाँ किया है, वो पूरा करके उसको कहाँ दिखाएंगे, ये बाकी है ना मेरा नेट प्रॉफिट वाला। अच्छा, यहाँ पर भी तो दो पॉइंट आना चाहिए था। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में हम लोग का क्या आना चाहिए था, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस था और इनकम था, तो इनकम में क्या आना चाहिए था, हाँ, जो प्रॉफिट सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी हम लोगों ने रिकॉर्ड किया, उसकी वजह से हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा है, तो यहां से उसको क्या करेंगे, लेस करेंगे। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कितना था 15 था शायद, 15 आया था 15,000।
अच्छा, एक्सपेंसेस कुछ नहीं था तो वो स्ट्रक्चर बना लिया तो वो दिख रहा है, बाकी एक्सपेंसेस नॉन ऑपरेटिंग कुछ नहीं था। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का यहाँ पर कुछ आइटम था ही नहीं हमारे पूरे क्वेश्चन में। कैसे पता चलेगा? जो बाई पीएल बोल के अगर कुछ आएगा तुम लोग का तो पता चल जाएगा कि हाँ ये मेरा एक्सपेंसेस वगैरह था। जैसे डिप्रिशिएशन, लेकिन वो तो नॉन ऑपरेटिंग नहीं होता है ना, वो तो ऑपरेटिंग नॉन कैश होता है, तो वो वहां पर आ गया। ठीक है, अब हमारा सारा चीज रेडी है, सिर्फ हम लोग को क्या प्रिपेयर करके देना है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। वो कैसे बनाएंगे? तो वर्किंग नोट नंबर 3 बनाओ, बताते कैसे होगा। देखो, हम लोग क्या करते हैं ना, प्रॉफिट जो हमारे पास आता है उसको हम लोग एप्रोप्रिएट करते हैं। एप्रोप्रिएट का मतलब उससे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हम लोग प्रॉफिट जो आ जाते हैं उससे क्या क्या दे सकते हैं? शेयर होल्डर को डिविडेंड दे सकते हैं, रिजर्व क्रिएट कर सकते हैं। रिजर्व में जनरल रिजर्व आ सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ सकता है, ये सारी चीजें होते हैं। ठीक है, तो फिर अगर हम प्रॉफिट से ये सारी चीजों को लेस कर देंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा? पैट आ जाएगा। ठीक है, तो देखो पहले यहाँ पर लिखेंगे, 3 आइटम नॉर्मली होता है तो हम वही लिखते हैं। पहले लिखेंगे प्रोपोज्ड डिविडेंड, अगर हम लोगों ने कुछ चार्ज किया है जो कि इस क्वेश्चन में है नहीं। ठीक है, फिर हम लोग लिखेंगे यहाँ पर रिजर्व का डेटा। तो यहाँ पर ना क्या रिजर्व था बोलो तो? एक हम लोग का जनरल रिजर्व था। तो जनरल रिजर्व का क्या हुआ था सिचुएशन, एक बार देखो। जनरल रिजर्व हम लोग का क्रिएट हुआ था कि कम हुआ था? क्रिएट हुआ था। ठीक है, तो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व लिखो, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। और पीएल में हम लोगों ने कुछ अमाउंट डाला था, ये देखो पीएल हम लोग का बढ़ गया था 60 से 1 लाख, तो इसको बोलते हैं रिटेन्ड, रिटेन्ड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, ये आ जाएगा। और नॉर्मली कुछ नहीं होता है, देखो यही एप्रोप्रिएशन, ये जो भी ऊपर लिखा ना ये क्या आइटम है? एप्रोप्रिएशन। ये हमें कब पता चलता है? पहले हम लोग नेट प्रॉफिट निकाल लेते हैं बिफोर टैक्स, उसके बाद अगर हमें कुछ पे करना है तो करते हैं। तो क्या होता है? नॉर्मली डिविडेंड होता है, रिजर्व सरप्लस का आइटम होता है, जिसमें यही आइटम मैंने क्यों लिखा? क्योंकि क्वेश्चन में मेरा रिजर्व था, पीएल था। ठीक है, तो इसके बाद इससे क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट, क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या ऐड कर देंगे? टैक्स ऐड कर देंगे। टैक्स का क्या? प्रोविजन। ठीक है, पीएल में तो प्रोविजन जाता है ना, टैक्स का प्रोविजन ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जो हमें चाहिए। तो जब हम लोग ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनाते हैं ना, पहले मुझे यही मिलता है, उस पे हम टैक्स चार्ज करते हैं तो मुझे मिल जाता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, फिर ये हम लोग एप्रोप्रिएशन करते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है? ये चाहिए तो हमें उल्टा चलना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या इस क्वेश्चन में कोई डिविडेंड, प्रोपोज डिविडेंड का बात था? पूरे क्वेश्चन में सोच के देखो, नहीं। एक डिविडेंड पेएबल जरूर था, लेकिन करेंट ईयर का तो कोई प्रोपोज था नहीं। डिविडेंड पेएबल था लेकिन करेंट ईयर का तो कोई डिविडेंड हम लोगों ने प्रोपोज नहीं किया, तो ये मेरा 0। ठीक है, इंटरिम डिविडेंड हाँ इसमें आएगा, लेकिन इस क्वेश्चन में तो नहीं। इस इंटरिम डिविडेंड हमेशा ड्यूरिंग द ईयर का होता है तो वो पीएल को इम्पैक्ट करेगा तो आएगा। अच्छा, अब देखो यहाँ पर बोला है कि जनरल रिजर्व में हम लोगों ने ट्रांसफर किया है, वो क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था। देखो कितना ट्रांसफर किया है। अच्छा, तो लिखो 50,000 यहाँ पे, मतलब ये देखो 2 लाख माइनस 1,50,000। अच्छा, और पीएल में कितना ट्रांसफर किया इस बार? देखो प्रॉफिट कितने से बढ़ा? 60 से 1 लाख हुआ, मतलब 40, 40,000। ठीक है, तो टोटल करने से कितना आ गया? 90,000। अच्छा, टैक्स का प्रोविजन, टैक्स अकाउंट देख के बताओ, अभी इसका डिटेल्स बताया था, कौन कितना प्रोविजन हुआ है? 80,000। करेंट ईयर का ही तो देना है ना, पीएल को इम्पैक्ट कितना कर रहा है? 80,000। तो टोटल करो कितना आता है? 1,70,000। ठीक है, एक्चुअली ये हम लोगों ने उल्टा किया, हमारे क्वेश्चन में पहले ये आता है, फिर हम लोग सोचते हैं कि कितना टैक्स का प्रोविजन करेंगे, 80, तो वो लेस हो जाता है, तो फिर हम लोग बोलते हैं हमारे पास क्या आ गया? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब ये शेयर होल्डर को हम लोग दे सकते हैं या कुछ भी, इससे अगर मुझे रिजर्व वगैरह क्रिएट करना है कर सकते हैं। तो अगर शेयर होल्डर को कुछ देते तो वो लेस हो जाता है, ये लेस हो जाता है, ये लेस हो जाता है, लेकिन इस पे हम लोग उल्टा चलेंगे तभी ना जाके नेट प्रॉफिट आफ्टर बिफोर टैक्स आएगा। 1,70,000 ये लिख दो एकदम स्टार्टिंग वाले डेटा को, यहाँ पर ये वाला 1,70,000 इस पे लिख देते हैं। वर्किंग नोट नंबर 3 हो गया। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्वेश्चन में कुछ नहीं था, ये ऐड करने से कितना आ जाएगा?
1,70,000। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कुछ है नहीं क्वेश्चन में, ठीक है। ये 15,000 है और ये मेरा 1,25,000 है। तो चलो इसका बोलो कितना होता है, कैलकुलेट करके मुझे बता दो एक बार। 1,70,000 माइनस 15 प्लस 1,25,000 कितना आएगा? अच्छा, 2,80,000। अब इसमें आगे का एडजस्टमेंट डालो, माइनस 1,20,000 और 2 लाख और 2 लाख का तो नेट हो जाएगा, ठीक है। उसको और क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं? हाँ, 1,60,000 इसको हम लोग बोलेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं 1 लाख कितना बोले 60। हाँ, फिर उससे इनकम टैक्स पेड लेस कर दो, कितना आ रहा है 1,10,000। ये आउटर कॉलम में लिखेंगे, ठीक है। और ये फिर पॉजिटिव आए तो इसको क्या लिखेंगे? हाँ, कैश फ्लो लिख सकते हैं, कैश फ्लो या जनरेट भी लिखा जाता है, ठीक है। नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अच्छा, ये इन्वेस्टिंग वाला का चेक करो, नेगेटिव आएगा शायद, ऐसा लग रहा है। हाँ, 2 लाख, 1 लाख, 3 लाख, 6,45,000 नेगेटिव में प्लस 35। देखो क्या है। सिक्स लाख टेन 6,10,000 नेगेटिव। अच्छा, तो इसको क्या लिखेंगे? नेट कैश यूज्ड लिख सकते हैं, ठीक है, या डिक्रीज भी लिख सकते हो। नेट कैश यूज्ड, यूज्ड फिर फ्रॉम नहीं होगा, लैंग्वेज इन हो जाएगा। यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मतलब ज्यादा यूज हुआ है। अच्छा, और इसका लगाओ, ये तीनों का, ये कितना, ये तो पॉजिटिव आएगा। 2 लाख, 2 लाख, 4 लाख और नेगेटिव 1 लाख, कितना हो जाएगा? पॉजिटिव 3 लाख, पॉजिटिव 3 लाख। तो ये क्या हो जाएगा? नेट कैश, हाँ, फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब इसका एडिशंस करो तो देखो नेगेटिव 2 लाख आना चाहिए, ऑलरेडी कर चुके हैं हम लोग, आ गया देखो। और इसको करना नहीं, मेरा थोड़ा इधर उधर हो गया है ये रो जो है, ठीक है, इसके नीचे नीचे ही लिखना है। तो ये देखो 6,10,000 से 1,10,000 लेस करेंगे, 5 लाख आ जाएगा। नेगेटिव नेगेटिव 5 लाख प्लस पॉजिटिव 3 लाख नेगेटिव 2 लाख, ऑलरेडी सब लिखा हुआ था, मैच हो गया। ठीक है, बोलो समझ में आया कैसे हो रहा है? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये वाला देखो क्या बोल रहे हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट एंड इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ रेयान लिमिटेड बाय इनडायरेक्ट मेथड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। इक्विटी लाइबिलिटी शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड में नोट दिया हुआ है, देखना पड़ेगा क्या है। रिजर्व सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरिंग, ट्रेड पेबल, इसमें नोट नहीं है। ट्रेड पेबल अच्छा किधर ओपनिंग है? अच्छा, इधर वाला ओपनिंग है, ठीक है। चलो, ट्रेड पेबल इसका मतलब इधर से इधर देखना पड़ेगा। 1,10,000 से 1,15,000 हो गया है, तो बोलो क्या करना पड़ेगा इसका? ट्रेडिंग सबसे और बढ़ गया। ऐड होगा कि लेस होगा? ट्रेड पेबल बढ़ गया है मतलब ऐड होगा, क्योंकि मैंने अपना पेमेंट किया ही नहीं होगा, तो पैसा मेरे ही पास है, तो आउटफ्लो नहीं हुआ तो ऐड होगा। अच्छा, अदर करेंट लाइबिलिटी में तो नोट है, चेक करेंगे। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस फॉर टैक्सेशन, अभी देखा क्या करना है हमें, उसका वर्किंग नोट बनाना है। अच्छा, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का भी नोट है, ठीक है। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट 80 से 50 हुआ, बोलो क्या होगा? सेल किए हैं, तो फिर ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है। ट्रेड रिसीवेबल 2,25,000 से नहीं, इन्वेंट्रीज 90 से 95 हो गया, तो हम लोगों ने परचेज किया होगा, तो 5,000 से मेरा लेस होना चाहिए क्योंकि कैश आउटफ्लो हुआ है। 2,25,000 से 2,50,000 हो गया ट्रेड रिसीवेबल, मतलब डेटर ने मुझे पैसा नहीं दिया होगा, तो इसका मतलब क्या होगा? लेस। नहीं दिया है तो लेस होगा ना, अगर दे देता तो ऐड हो जाता। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अपना जहां पुट होता है वो हो जाएगा। अदर करेंट एसेट बोला है 65 से 1 लाख हुआ है, इसका क्या करोगे? बोलो, अदर करेंट एसेट क्या हुआ है, इंक्रीज या डिक्रीज? इंक्रीज हुआ है, तो करेंट एसेट मेरा बढ़ रहा है। तो करेंट एसेट तो जैसे डेटर, बिल्स, रिसीवेबल इस तरीके का आइटम हो सकता है। तो एसेट अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, मेरा रिसीवेबल नहीं आ रहा होगा, इसलिए मार्केट में मेरा रिसीवेबल ज्यादा बढ़ते जा रहा है, तो इसका मतलब मुझे क्या करना चाहिए? लेस करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ आ गया देखो जो नोट्स था। इक्विटी शेयर कैपिटल बोला है 5 लाख से 6 लाख हुआ है, तो शेयर क्या हो गया है? इशू कहां पर आ जाएगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कितना? 1 लाख।
रिडीमेबल 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर 2 लाख से 0 दिख रहा है, मतलब प्रेफरेंस शेयर हम लोगों ने क्या कर दिया होगा, रिडीम कर दिया होगा, पे ऑफ कर दिया होगा, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर का एक लिमिट होता है। इंडिया में अनलिमिटेड टाइम का प्रेफरेंस शेयर इशू करना परमिसिबल नहीं है। प्रेफरेंस शेयर को हमें लिमिटेड टाइम के लिए इशू करना पड़ता है, ठीक है। तो अगर हम लोग प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर दे रहे, इसीलिए 2 लाख वाला 0 दिख रहा है। अच्छा, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व पहले 0 था, अभी 1 लाख दिख रहा है, मतलब कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व क्रिएट किया गया है। सीआरआर कब क्रिएट किया जाता है, मतलब कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, जब भी हम लोग प्रेफरेंस शेयर रिडीम करते हैं सीआरआर बनाना पड़ता है। इसका रूल्स होता है, सीआरआर का पैसा यूज किया जाता है बोनस, ओनली बोनस शेयर को इशू करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पर कैपिटल रिजर्व जनरेट हुआ है, पहले 0 था, अभी 70,000। जनरल रिजर्व 2,50,000 से 1,50,000 हुआ है। तो जनरल रिजर्व में क्या हुआ है, ट्रांसफर हुआ है कि यूज हुआ है, यूज हुआ है। कितना, 1 लाख, ठीक है। पीएल 50 से 1 लाख हुआ है, तो पीएल क्या हो गया है, उसमें रिटेन हुआ है, मतलब और भी 50,000 गया है। अच्छा, फिर लॉन्ग टर्म बोरिंग में देखो 0 से 2 लाख हुआ है, मतलब डिवेंचर क्या हुआ है, इशू हुआ है, ठीक है। डिविडेंड पेबल 60 से 0, मतलब डिविडेंड पे कर चुके हैं। लाइबिलिटी फॉर एक्सपेंसेस 20,000 से 30,000 हुआ है, मतलब हम लोगों ने अपना एक्सपेंसेस पे नहीं किया होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद प्रॉपर्टी प्लांट 5 लाख से 765 हुआ है, मतलब इंक्रीज। तो हम लोगों ने क्या किया होगा, परचेज। अब देखेंगे आगे परचेज है या कुछ और है। लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख से 1,50,000 हो गया, तो सेल किया गया जा सकता है, ठीक है। क्योंकि नॉर्मली लैंड में जो है डिप्रिशिएशन नहीं लगता है, बट लैंड एंड बिल्डिंग है तो मे बी डिप्रिशिएशन भी हो सकता है। अब देखेंगे क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ लेकिन एक्यूमुलेटेड डिप्रिशिएशन नहीं बोला है, इसका मतलब ये हम लोग का कौन सा वैल्यू पे दिख रहा है, रिटर्न डाउन वैल्यू लिखा हुआ भी है, देखो नेट कैरिंग वैल्यू, नेट वैल्यू पे, ये ग्रॉस वैल्यू पे नहीं है। अब देखो क्या क्या इंफॉर्मेशन है। पीस ऑफ लैंड हैज बीन सोल्ड आउट for 1,50,000, cost 1,20,000 and the balance land was revalued. Capital reserve consisted of profit on revaluation of land. मतलब बोल रहा है कि एक लैंड जो है वो बेच दिया है 1,50,000 में, जो कितने का था 1,20,000, तो बोलो प्रॉफिट हुआ कि लॉस, प्रॉफिट 30,000। और बैलेंस जो बचेगा उसको रीवैल्यू कर देंगे। अब रीवैल्यू दो तरीके का होता है, अपवर्ड भी होता है, डाउनवर्ड भी होता है। अब यहाँ पर बोला है कैपिटल रिजर्व कंसिस्टेड ऑफ प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, मतलब कैसा रिवैल्यूएशन हुआ है, अपवर्ड या डाउनवर्ड, क्योंकि बोल रहे हैं अपवर्ड, क्योंकि प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन बोला है, तो अपवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ है। वो कहाँ ट्रांसफर करने बोला है, कैपिटल रिजर्व में, तो उसी में ट्रांसफर करना पड़ेगा। और कैपिटल रिजर्व का यहाँ तुम लोग को जो बैलेंस दिख रहा है बोल रहा है वो वही वाला है, मतलब रिवैल्यूएशन कितने का हुआ होगा, 70,000 का, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद देखो नेक्स्ट क्या बोला है। 1 अप्रैल को ए प्लांट वाज सोल्ड फॉर 90,000, जिसका ओरिजिनल कॉस्ट था 70,000, डब्ल्यूटीवी था 50,000। तो बोलो प्लांट बेच के प्रॉफिट की लॉस, प्रॉफिट कितना, हाँ। कैसे चेक करोगे, इसके साथ इसको चेक करोगे, ओरिजिनल के साथ नहीं करना है, क्योंकि ये खरीदा गया था तब 70,000 का था, लेकिन यूज करते करते वो 50,000 का हो गया। फिर उसको हम लोगों ने कितने में बेचा, 90, तो इसका प्रॉफिट कितना हो गया, 40,000। अब बोल रहा है डिवेंचर और 1 लाख वेर इशूड एट पार एज पार्ट कंसिडरेशन फॉर प्लांट ऑफ 4.5 लाख एक्वर्ड। तो नया प्लांट कितने का खरीदा है वो क्वेश्चन मुझे बता रहा है, 4.5 लाख। लेकिन इसको हम लोगों ने कैसे खरीदा होगा, कुछ कैश दे के खरीदा है और बाकी डिवेंचर इशू करके खरीदा है। तो अब डिवेंचर कितने का गया, तो फिर कैश कितने का दिया, 3.5 लाख, ठीक है। तो हम लोग का एंट्री क्या होगा, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, कितने से 4.5 लाख जो खरीदा, टू क्या होगा कैश 3.5 लाख, और टू क्या होगा डिवेंचर, ठीक है। कितना हो जाएगा 1 लाख, क्योंकि डिवेंचर इशू का एंट्री क्या होता है, बैंक टू डिवेंचर, लोन है ना, जैसे बैंक टू लोन करते हो तो बैंक टू डिवेंचर। अब पैसा तो नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है बदले में, प्लांट एंड मशीनरी, तो प्लांट एंड मशीनरी टू क्या हो जाएगा, डिवेंचर हो जाएगा। प्रॉफिट ऑफ इन्वेस्टमेंट कॉस्ट 50,000 वाज सोल्ड फॉर 70,000, ओ सॉरी पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट का कुछ पार्ट बेच दिया गया है जो कि 50,000 का था 70,000 में, तो बोले इसमें प्रॉफिट हुआ कि लॉस, कितने का 20,000 का। अच्छा, अब बोल रहे हैं प्री एक्विजिशन डिविडेंड रिसीव 5,000 वाज एडजस्टेड अगेंस्ट कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब इसका मतलब क्या होता है, प्री एक्विजिशन डिविडेंड का मतलब, ये एक्चुअली एएस 13 में इन्वेस्टमेंट चैप्टर में करवाया जाता है। एक्चुअली क्या होता है, जैसे मान लो कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, एक कंपनी है मान लो उसने डिविडेंड डिक्लेयर किया है 1 सितंबर को,
डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया। अब डिविडेंड डिक्लेयर करने से जो शेयर होल्डर है उनको डिविडेंड मिलेगा, ठीक है। लेकिन डिविडेंड डिक्लेयर करने का डेट और पे करने का डेट अलग होता है कंपनी का, ठीक है। क्योंकि जरूरी नहीं है कि अभी डिक्लेयर किया तो अभी कर देगा। मान लो 2 मंथ्स बाद, 3 मंथ्स बाद पे करेगा। मान लो ये पे होने वाला है 1 दिसंबर में, ये पे होगा, ठीक है। पेड हम लिख रहे हैं, मान लो कि इतने तारीख को पे होने वाला है। अब इस बीच में एक शेयर होल्डर जो है उसने क्या किया, उसने बोला कि मुझे ना अपना शेयर बेच देना है, ठीक है। तो वो बेच सकता है। अब इसका शेयर, ये मान लो मिस्टर ए है, ये एक ही शेयर से एग्जांपल दे रहे हैं, वो अपना शेयर मिस्टर बी को बेचे, ठीक है। मिस्टर बी को बेचेगा, ठीक है। लेकिन उसे तो पता है कि उसको तो डिविडेंड मिलने वाला था, लेकिन उसको बेचना है तो वो बेचेगा। अब वो क्या करेगा ना, ये जो शेयर के प्राइस में वो क्या करेगा, डिविडेंड का प्राइस भी ऐड कर देगा। डिविडेंड का जो उसको उसको तो पता है ना कंपनी कितना डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया और उसको कितना मिलने वाला है। कैसे पता करेगा, जितना सारा शेयर है, क्योंकि शेयर कैपिटल के ऊपर ही तो डिविडेंड मिलता है। अगर कंपनी बोलेगा 10% डिविडेंड देंगे, अगर मेरे पास 1 लाख रुपए का शेयर है तो मुझे कितना डिविडेंड मिलेगा, 1 लाख इंटू 10%, मुझे पता है कि मुझे कितना मिलेगा। अब मुझे क्या करना है, ये डिविडेंड क्या हो गया, अब अगर हम किसी को बेचेंगे, मुझे तो पता है मुझे डिविडेंड मिलने वाला था अगर हम इतना दिन होल्ड कर लेते, लेकिन कंपनी तो अपने हिसाब से पैसा देगी ना। मुझे बेचना है बोल के थोड़ी ना मुझे 1 दिसंबर के पहले दे देगी। तो अगर मुझे ये किसी को बेचना है तो हम क्या करेंगे, उसमें इन्वेस्टमेंट यानी शेयर का प्राइस तो लगाएंगे लगाएंगे, साथ में क्या प्राइस लगा देंगे, डिविडेंड। तो जो खरीद रहा है उसके लिए क्या हो जाता है वो पता है, प्री एक्विजिशन डिविडेंड। क्यों बोलो, क्योंकि उसके एक्वायर करने के पहले का डिक्लेयर किया गया डिविडेंड है जो कि वो ले रहा है। अब बेचने वाला क्या करेगा, उसमें वो डिविडेंड का दाम ऐड कर देता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्यूमुलेटिव ऑफ डिविडेंड, कम डिविडेंड प्राइस बोलते हैं। मतलब ये शेयर कौन से प्राइस में आ रहा है, कम डिविडेंड प्राइस में आ रहा है, ठीक है। अब ये मिस्टर बी को क्या करना है पता है, जब उसको डिविडेंड मिलेगा, वो तो अभी डिविडेंड का प्राइस देके ले रहा है, जब उसको डिविडेंड मिलेगा उस पैसे को वो अपनी इन्वेस्टमेंट के कॉस्ट में एडजस्ट करेगा, क्योंकि उसने तो एक्स्ट्रा प्राइस देके खरीदा ना। तो वो क्या करेगा, वो 5,000 जो डिविडेंड जब उसे रिसीव होगा, तब उसे उस अमाउंट को इन्वेस्टमेंट के खरीदे हुए दाम से कम करना है, ताकि उसको इन्वेस्टमेंट का ट्रू प्राइस पता हो। मान लो इन्वेस्टमेंट 10,000 का था, अब 5,000 का डिविडेंड है, तो मिस्टर ए ने उससे 15,000 मांग लिया। लेकिन उसको एक्चुअली अगर वो डिविडेंड इंक्लूड नहीं होता तो उसको कितना देना चाहिए था, 10,000, ठीक है। तो वो बाद में उसको कितने में दिखाएगा, अपनी इन्वेस्टमेंट को 10,000 में ही दिखाना चाहेगा। इसीलिए प्री एक्विजिशन डिविडेंड, देखो यहाँ पर बता ही दिया है क्या करना है, लेकिन हम थोड़ा सा बता रहे लॉजिक की क्या होता है। प्री एक्विजिशन डिविडेंड अगर कोई रिसीव करेगा तो उसे अपने कॉस्ट के साथ, इन्वेस्टमेंट के कॉस्ट के साथ एडजस्ट करना है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट क्या दिख रहा होगा, हाई, क्योंकि हम लोग डिविडेंड का दाम दे के चीज को परचेस किया, इसको बोलते हैं प्री एक्विजिशन डिविडेंड। अब इसके बाद जब मान लो यहाँ पर इसने एक्वायर कर लिया, अब इसके बाद अगर कभी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगा तो मिस्टर बी के हाथ में उस डिविडेंड को बोला जाता है पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड, जो उसका डिविडेंड इनकम होगा। ये इनकम नहीं है, जैसे कि एक सिंपल बात है, तुम लोगों ने अपने मेहनत से घर खरीदा, ठीक है, वो तुम लोग का मेहनत का हुआ, लेकिन मान लो कि जनरेशन वाइज क्या बोले, मतलब दादाजी से, पापा से, मतलब इनसे अगर कुछ मिला, क्या वो क्या है, वो राइट्स है क्या, वो तुम लोगों ने अपने मेहनत से क्रिएट किया नहीं, ठीक है। तो वैसे ही वो हो जाता है पोस्ट, और ये क्या हो जाता है, प्री। ये तो डिविडेंड इसको नहीं, ये क्यों पे कर रहा है पता है, डिविडेंड का प्राइस, डिविडेंड किसको मिलना चाहिए, जिसने उस शेयर में इन्वेस्ट किया है। लेकिन क्या इसने उस शेयर में इन्वेस्ट, तो ये तो खरीद रहा है अभी, तो अभी से उसको बेनिफिट आगे का मिलेगा ना, लेकिन अभी उसे डिविडेंड का भी बेनिफिट मिल रहा है। लेकिन होल्ड कौन किया था, होल्ड तो वो नहीं किया था, होल्ड तो मिस्टर ए किया था। तो मिस्टर ए का बेनिफिट इसको मिल रहा है, तो ऐसे ही नहीं मिलेगा, तो क्या देना पड़ेगा, उसके लिए पेमेंट करना पड़ेगा। समझ में आया क्यों ऐसा होता है। एक होता है अपने मेहनत से किया हुआ चीज, और एक होता है हमें जो विरासत में मिलता है, ठीक है, वो अलग चीज हो गया। तो वैसे ही, लेकिन विरासत में हमें कुछ पे नहीं करना पड़ता, बात अलग है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर पे करना पड़ेगा 5,000, ठीक है। अब देखो इंटरिम डिविडेंड, जो पॉइंट पूछ रहे थे, इंटरिम डिविडेंड क्या होता है, कंपनी डिविडेंड जो है हर साल एक डिक्लेयर करती है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोपोज्ड डिविडेंड। कंपनी हर साल डिविडेंड डिक्लेयर करती है, लेकिन अगर कंपनी का बहुत अच्छा प्रॉफिट चल रहा है तो कंपनी चाहे तो बीच में भी, बीच का मतलब ऐसा नहीं कि 6 मंथ्स का ही बात कर रहे, ड्यूरिंग द ईयर कभी भी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है। ऐसे डिविडेंड को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरिम डिविडेंड। ये कंपनी को अगर लगता है कि भाई मेरा अच्छा खासा इनकम हो रहा है, मुझे देना है अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड, दे सकती है, ठीक है। 15% बोला है। इनकम टैक्स लाइबिलिटी फॉर द करेंट ईयर वाज एस्टिमेटेड 1,35,000। ये क्या बोला है, ये पेड नहीं बोला है, क्या बोला है,
एस्टिमेटेड लाइबिलिटी है। डेप्रिसिएशन 15% हैज बीन चार्ज्ड ऑन प्लांट एंड मशीनरी बट नो डेप्रिसिएशन फॉर बिल्डिंग। तो इसका मतलब लैंड बिल्डिंग में डेप्रिसिएशन नहीं लगे, ठीक है, क्योंकि इसका हमारा कंफ्यूजन होता है कि नो डेप्रिसिएशन कैन बी चार्ज लैंड एंड बिल्डिंग। इसका मतलब क्या हमको चार्ज करना है? नो बोला है तो नहीं करना, नहीं किया गया है ऐसा तो नो डेप्रिसिएशन कैन बी चार्ज on building but no depreciation has been charged on building बोला है। ऐसा मतलब कि बिल्डिंग लैंड बिल्डिंग को डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया तो वो करना है कि नहीं करना? ऐसा हो रहा है इसका मतलब depreciation 15% has been charged on plant and machinery but no depreciation हाँ नहीं किया है। अब करना है कि नहीं वो कैसे पता करेंगे? अकाउंट बनाने से ही पता चलेगा, अकाउंट बनाने से समझ में आ जाएगा कैसे, क्योंकि इस पे तो और भी एडजस्टमेंट बोला है ना कि लैंड एक बेच दिया गया, ये कैपिटल रिजर्व में प्रॉफिट जाएगा, फिर देखते हैं अकाउंट का क्या सिचुएशन आता है, तो फिर हम लोग उसमें चार्ज करना होगा तो करेंगे, ठीक है। ठीक है चलो, तो हम लोग पहले वही जैसे मैंने स्ट्रक्चर बताया ना, हम पहले स्ट्रक्चर ही बनाते हैं, तो वैसे तुम लोग स्ट्रक्चर बना लो। क्वेश्चन नंबर 11, हाँ, कैश फ्लो फ्रॉम कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ मैम कोई क्वेश्चन नहीं था आपने एकदम सही आ रहा नहीं देता है मैंने। 31 March 2001 particulars rupees net profit before tax plus minus extra ordinary item, net profit before tax and extraordinary item। इसके बाद आ जाएगा, इसके बाद ऐड करेंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। दो तीन लाइन जैसा जगह रख दो। फिर उसके बाद नॉन ऑपरेटिंग इनकम, तो इसमें भी दो तीन लाइन जैसा जगह रख देते हैं। उसके बाद लिखेंगे ऑपरेटिंग नॉन कैश एक्सपेंसेस। फिर लिखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अच्छा, इसमें वही इंक्रीज डिक्रीज ये इतना जगह रख देते हैं, तीन चार आइटम था, ट्रेड रिसीवेबल था, इन्वेंट्रीज था, इतना जगह लग जाएगा। अच्छा, फिर लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, हम वो नेक्स्ट देखो इतना जगह रख दो क्योंकि इसमें ना काफी सारा चीज था। फिर लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस लेस इनकम टैक्स पेड। इसके बाद आ जाएगा कैश फ्लो या जो भी होगा फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसके बाद आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी।
कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अच्छा, इसमें डिटेल्स आ जाएगा, फिर इसमें काफी सारा डिटेल्स आने वाला है, ठीक है। फिर यहाँ पर थोड़ा ज्यादा जगह रख तो यहाँ पर लिखेंगे नेट कैश इंक्रीज या डिक्रीज, जो भी आएगा यूज्ड, जो भी आएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। यहाँ पर लिखेंगे यूज्ड इन या यूज्ड फ्रॉम, जो भी होगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। उसके बाद कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इसमें भी काफी सारा चीज आने वाला है। यहाँ पर लिखेंगे नेट, और भी थोड़ा नीचे लिखते हैं नेट कैश यूज्ड, और ये जो भी होगा इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो इसके बाद नेट इंक्रीज या डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। नेट इंक्रीज या डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। और इसमें ऐड हो जाएगा ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट में लिखते हैं। और यहाँ आ जाएगा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। एक बार ऐसे लिख लो सीई, इतना बड़ा बड़ा चीज लिखने में नहीं तो टाइम जाएगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है। स्टार्ट करें। अच्छा, अब देखो यहाँ पर सबसे पहले शेयर होल्डर्स फंड, सब में नोट बना हुआ है, तो चलो नोट पे चलते हैं। यहाँ पर बोला इक्विटी शेयर कैपिटल, तो इसका तो कोई नीचे इंफॉर्मेशन था नहीं, तो बिना अकाउंट बनाए कर सकते हैं। शेयर इशू हुआ है, ठीक है, तो कहाँ लिखोगे? हाँ, लिख दो 1 लाख। प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स, ठीक है। कितना हो जाएगा? 1 लाख। इनर वाले कॉलम में लिखना चाहिए, ये हो गया 1 लाख। पॉजिटिव रहेगा क्योंकि ये इशू हुआ है, ठीक है। अच्छा, फिर नोट नंबर 2 में रिजर्व नहीं, रिडम्पशन अभी भी बाकी। 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर था। रिडीमेबल मतलब वो रिडीम होने वाला था, तो 2 लाख से 0 हो गया, तो इसका मतलब हम लोगों ने रिडम्पशन कर दिया, तो 2 लाख से क्या करना पड़ेगा? माइनस। पे किया ना, रिडम्पशन मतलब क्या? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को उनका पैसा लौटा दिया, तो फिर क्या लिखेंगे? रिडम्पशन ऑफ, हाँ, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। इसका कोई और इंफॉर्मेशन नहीं था, इसीलिए हम लोग डायरेक्ट करते हैं। तो ये नेगेटिव में आएगा, रिडीम करेंगे तो पैसा जाएगा ना, तो ये नेगेटिव में आएगा। अच्छा, फिर नेक्स्ट देखो क्या बोला है, ये आ गया मेरा रिजर्व सरप्लस। अच्छा, रिजर्व सरप्लस को हम लोग देखते हैं, लास्ट में करेंगे, ठीक है इसको। अच्छा, थर्ड नंबर पे डिवेंचर, तो डिवेंचर इशू हुआ है, लेकिन क्या 2 लाख लिख सकते हैं? एक बार इंफॉर्मेशन याद करो। डिवेंचर का एक नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या था? डिवेंचर एक एसेट खरीदने के लिए क्या था ना, कितने का था याद है? 1 लाख। तो जो एसेट खरीदने के लिए क्या था, क्या उसके लिए कैश इनफ्लो हुआ डिवेंचर इशू करके? मतलब डिवेंचर इशू करने से तो पैसा आता है ना, लोन है। तो अगर मैंने 2 लाख का डिवेंचर दिखा रखा है, लेकिन मुझे पता है कि 1 लाख तो मैंने प्लांट मशीनरी परचेस करते हुए किया था, तो मेरा बैंक डेबिट जितने से होगा उतना ही ना हम कैश फ्लो में दिखाएंगे, तो कितने से हुआ? 1 लाख से ही हुआ। 2 लाख में अगर मेरा 1 लाख प्लांट मशीनरी के लिए गया, तो फिर कैश फ्लो कितने का करवाया? 1 लाख। तो वो हम वर्किंग नोट में दिखाएंगे प्लांट मशीनरी। अभी समझ में आ गया तो लिख लेते हैं एक बार इस पॉइंट को, ठीक है। तो 1 लाख से लिखना पड़ेगा, लिखो प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ डिवेंचर,
प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ डिवेंचर, यहाँ पर 1 लाख लिखना पड़ेगा, 2 लाख नहीं लिखना है, क्योंकि 1 लाख का प्लांट मशीनरी, तो वो तो कैश ट्रांजैक्शन है नहीं कि हम लोग कैश फ्लो में दिखाएं, ठीक है, वो कैश ट्रांजैक्शन नहीं था। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्या बोला है। 4th नंबर में डिविडेंड पेबल था 60,000, हम लोगों ने पे कितना कर दिया है, 0 कर दिया है, मतलब वो 60,000 फुल्ली पे कर दिया, तो कहाँ दिखाओगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। एक इंटरिम भी है, वो बाद में लिखेंगे, ये फिर कौन सा वाला, ये फाइनल डिविडेंड होगा, ठीक है, तो लिखो फाइनल डिविडेंड पेड। अगर सिर्फ डिविडेंड भी लिखोगे तो कोई बात नहीं, फाइनल डिविडेंड पेड। नेगेटिव में दिखाओ कितना, 60,000। हम्म, अच्छा, उसके बाद यहाँ पर लाइबिलिटीज फॉर एक्सपेंसेस, ये मेरा वर्किंग कैपिटल चेंजेस में जाएगा, तो लाइबिलिटीज फॉर एक्सपेंसेस क्या हो गया है, इंक्रीज हुआ है, ठीक है, तो फिर कितना इंक्रीज हुआ है, 10,000, तो क्या होगा, ऐड होगा, मतलब मैंने अपना लाइबिलिटी पे नहीं किया इसीलिए तो बढ़ते जा रहा है, तो कैश मेरे पास ही रिटेन कर रहा है, तो मुझे ऐड करना पड़ेगा, तो वर्किंग कैपिटल चेंजेस में लिखो लाइबिलिटीज फॉर एक्सपेंसेस इंक्रीज, है ना, इंक्रीज इन लाइबिलिटीज फॉर एक्सपेंसेस, increase in liabilities for expenses, increase in liabilities for expenses, कितना आ रहा था, 10,000, हाँ 10,000। अच्छा, ये हम लोग का हो गया 4th नंबर वाला, तो देखो क्योंकि सीक्वेंस में ही है तो मुझे लग रहा है पूरा बैलेंस शीट कवर हो रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, सभी में तो नोट्स बना हुआ है, 1 2 3। ओ, ट्रेड पेबल ऊपर रह गया ना, चलो हाँ सही बात है, हम लोगों ने अभी कहाँ तक किया, लॉन्ग टर्म बोरिंग किया और ये अदर करेंट कर लिया, चलो ये वाला भी कर लेते। ट्रेड पेबल 1,10,000 से 1,15,000 हो गया, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल, इसमें भी ऐड करेंगे, पे नहीं कर रहे हैं इसीलिए मेरा ट्रेड पेबल क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, ठीक है, तो ऐड करो, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल, ठीक है, कितना, 5,000, 5,000 इंक्रीज इन ट्रेड पेबल, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अदर करेंट लाइबिलिटी मैंने कर लिया, शॉर्ट टर्म प्रोविजन है, चलो उसका अकाउंट बनाओ, मतलब टैक्स बोल के, वर्किंग नोट नंबर 1, इनकम टैक्स बोल के लिख लो, बाई बैलेंस बीडी और टू बैलेंस सीडी, बाई बैलेंस बीडी टू बैलेंस सीडी, 60 इधर और 95 इधर, इधर 60,000 और इधर मेरा 95,000। अच्छा, इसको तो बाद में करते हैं, नीचे डेटा देख के करेंगे, अब प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट नोट नंबर 5 में जाना है, ठीक है, चलो नोट नंबर 5 में जाते हैं, बाकी सारा हम लोग का कवर है एक्सेप्ट रिजर्व सरप्लस। अच्छा, नोट नंबर 5 में दोनों का ही अकाउंट बनेगा, दोनों में मल्टीपल इंफॉर्मेशन था, प्लांट मशीनरी लैंड एंड बिल्डिंग, फिर 2 वर्किंग नोट लगा, वर्किंग नोट नंबर 2 और वर्किंग नोट नंबर 3, तो एक बनेगा मेरा प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी टू बैलेंस बीडी और बाई बैलेंस सीडी, ठीक है, टू बैलेंस बीडी कितना हो रहा है, ये 5 लाख, इधर वाला ओपनिंग है, ठीक है, 5 लाख, और ये हो जाएगा मेरा 7,65,000, तो यहाँ 5 लाख और ये है 7,65,000। नेक्स्ट बनाओ लैंड एंड बिल्डिंग, नोट नंबर 3, लैंड एंड बिल्डिंग, उसमें भी टू बैलेंस बीडी बाई बैलेंस सीडी होता है, टू बैलेंस बीडी बाई बैलेंस सीडी। अच्छा, डेटा है हम लोग का 2 लाख जाएगा टू बैलेंस में और इधर 1.5 लाख जाएगा, टू साइड में 2 लाख और इधर 1,50,000।
अब नेक्स्ट देखते हैं नेट कैरिंग वैल्यू, ये 5th नंबर हो गया। अच्छा आगे ऊपर चेक कर लेते, कुछ बच तो नहीं जा रहा है 5th नंबर तक हमारा। हाँ ये देखो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट आ गया, 80,000 से कितना हो गया है 50, लेकिन इन्वेस्टमेंट का भी इंफॉर्मेशन था ना, इन्वेस्टमेंट में काफी सारा इंफॉर्मेशन था, ठीक है। तो उसका अकाउंट बनाएंगे, तो बनाओ अकाउंट बनाओ। सेल हुआ था, इन्वेस्टमेंट बताया था क्वेश्चन में, ठीक है। दिखा देंगे, याद नहीं है तो। इन्वेस्टमेंट, ये अकाउंट इसीलिए बनाना पड़ रहा है क्योंकि इसमें मल्टीपल इंफॉर्मेशन है। टू बैलेंस बीडी और बाई बैलेंस सीटी, ठीक है। तो टू बैलेंस बीडी कितना जाएगा 80,000 और बाई बैलेंस 50,000। अच्छा, इसके बाद इन्वेंट्रीज, ये हमारे वर्किंग कैपिटल चेंजेस में जाएगा। इन्वेंट्रीज 5,000 से इंक्रीज हुआ है, मतलब हम लोगों ने इन्वेंट्री परचेज किया है, तो क्या करना पड़ेगा लेस, ठीक है। अगर परचेज किया है तो मेरा स्टॉक कैश आउटफ्लो हुआ होगा स्टॉक बढ़ने की वजह से, तो लिखो लेस इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज 5,000। 5,000, ठीक है। इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज 5,000। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल मेरा ये भी इंक्रीज हो गया, तो अब क्या होगा ऐड या लेस? लेस होगा क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं आ रहा है, ठीक है। कितना 25,000, लेस करो। इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल 25,000 लेस होगा, 25,000 से लेस होगा। अच्छा, इसके बाद अदर करेंट, नहीं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लिखो। ओपनिंग वाला 90, क्लोजिंग वाला 50। चलो ओपनिंग वाला 90, क्लोजिंग वाला 50। ओपनिंग 90 और क्लोजिंग 50, तो इधर आंसर कितना आएगा? नेगेटिव में आएगा, नेगेटिव में आएगा ना 40, तभी तो जाके वो एडजस्ट होके 50 आएगा। तो ये नेगेटिव में आया, तो नेट क्या हो जाएगा? नेट कैश डिक्रीज बोल सकते हैं, नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है। नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ये हो रहा है। अच्छा, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं अदर करेंट एसेट। अदर करेंट एसेट 65,000 से 1 लाख हो गया, तो ये क्या हुआ है इंक्रीज हुआ है। तो इंक्रीज हुआ है एसेट, इसका मतलब मुझे पैसा नहीं मिल रहा होगा तभी मेरा पैसा इंक्रीज दिख रहा है, तो मुझे कितना ऐड करना पड़े, सॉरी कितना लेस करना पड़ेगा 35,000 लेस इंक्रीज इन अदर करेंट एसेट 35। ठीक है, तो देखो अभी हम लोगों ने बैलेंस शीट पूरा कंप्लीट कर लिया एक्सेप्ट रिजर्व एंड सरप्लस, वो पॉइंट को आखिर में देखेंगे, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर इंफॉर्मेशन में आते हैं, क्योंकि बाकी सब देखो नोट्स टू अकाउंट से भी हम लोगों ने सारा चीज देख लिया है। सिर्फ रिजर्व सरप्लस का पॉइंट मैंने बाकी रखा है, वो लास्ट में करेंगे। अब हम लोग यहाँ इंफॉर्मेशन में आते हैं, जो वर्किंग नोट है उसे कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले बोला है कि एक पीस ऑफ लैंड बेच दिया गया है 1,50,000 से, और बैलेंस रीवैल्यू कर दिया गया है, रीवैल्यूड अमाउंट कैपिटल रिजर्व में गया है। तो बोलो अगर हम लोगों ने बेचा है 1,50,000 में, तो एंट्री क्या होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू, हाँ, और प्रॉफिट कितने का हुआ 30,000, तो प्रॉफिट को कहाँ दिखाओगे टू पीएल, प्रॉफिट को तो पीएल में दिखाएंगे। रीवैल्यूड अमाउंट तो मुझे कहाँ दिखाना है कैपिटल रिजर्व में, ठीक है। तो यहाँ पर लिखो, पहले क्या लिखेंगे बाई बैंक सेल प्रोसीड। बोलो कितना हुआ सेल प्रोसीड्स 1,50,000, और प्रॉफिट कितना हुआ 1,50,000 में बेचा 1,20,000 का चीज, तो 30। 2 PL प्रॉफिट ऑन सेल 30,000, ठीक है।
अच्छा, अब रीवैल्यू कितने का हुआ सोच के देखो। अगर मेरा एक लैंड टोटल 2 लाख का था, जिसमें से 1,20,000 का बिक गया, सोच के देखो 2 लाख का था जिसमें से मेरा सेल कितने का हुआ 1,20,000, तो मेरे पास कितने का लैंड बचना चाहिए 80,000। लेकिन मेरा कितने का दिख रहा है और खरीदा है ऐसा तो बोला नहीं है, रीवैल्यू करके वैल्यू बढ़ा है, तो कितने रिवैल्यूशन अपवर्ड हुए 70,000। तो कैपिटल रिजर्व में कितना दिखना चाहिए, चलो देखते हैं कि कैपिटल रिजर्व में 70,000 था कि नहीं था। देखो, क्योंकि वही अमाउंट वहां पर है, ये मुझे क्लियरली बता दिया है। तो अब अगर रिवैल्यूशन हुआ है, वैल्यू बढ़ा है, तो लैंड एंड बिल्डिंग क्या होगा, डेबिट होगा, बढ़ रहा है ना उसका वैल्यू, तो वो ऐड होगा उसमें। टू क्या लिखेंगे, कैपिटल रिजर्व। नॉर्मली हम लोग क्या लिखते हैं, रिवैल्यूशन अकाउंट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूशन लिखते हैं, उसको रिवैल्यूशन में दिखाते हैं, लेकिन यहाँ पर बोला है कैपिटल रिजर्व में दिखाओ, तो उसी में दिखाना पड़ेगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 70,000। ये क्या है, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। अच्छा, अब ऐड करने से दोनों साइड टैली हो जाना चाहिए। बोलो कितना होगा, 3 लाख तो इधर दिख रहा है, इधर भी 3 लाख आ रहे हैं। ठीक है, तो इधर भी 3 लाख। अब इसका जो है कैश फ्लो में कहाँ का इम्पैक्ट आएगा, लिख देते हैं। सेल जो हुआ है उसको कहाँ लिखेंगे, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में, और प्रॉफिट ऑन सेल को नॉन ऑपरेटिंग इनकम में। कैपिटल रिजर्व को कहीं नहीं दिखाना पड़ेगा, कैपिटल रिजर्व जो है वो मेरा कैसे लैंड एंड बिल्डिंग से कैपिटल रिजर्व हुआ है। ठीक है, तो वो रिजर्व सरप्लस में बता देंगे क्या करना है, फिलहाल ये वाला लिख लेते हैं। चलो, तो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में सबसे पहले लिखो सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, कितना 1,50,000। और प्रॉफिट ऑन सेल इसको लिखेंगे यहाँ पर नॉन ऑपरेटिंग इनकम। लिखो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, कितना था 30,000। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो क्या बोला है। ये हम लोग का पहला वाला इंफॉर्मेशन कंप्लीट हुआ, मतलब पहला एडजस्टमेंट। अब आगे देखते हैं, देखो यहाँ पर ऑन 1 अप्रैल यहाँ पर बोला है प्लांट वाज सोल्ड फॉर 90,000, जिसका ओरिजिनल कॉस्ट 70,000 था, WDV 50,000 था। अब हम लोग इस पे जो है बाय बैंक दिखाएं, मतलब बैंक अकाउंट डेबिट टू PL टू प्लांट एंड मशीनरी, यही होगा ना, प्रॉफिट हुआ था हम लोगों ने तब चेक किया था। तो यहाँ पर लिखो बाई क्या हो जाएगा, बैंक, पहले प्लांट मशीनरी बेच दिए तो बाई बैंक हो जाएगा, तो लिखो बाई बैंक सेल प्रोसीड। अच्छा, कितने का बिका 90,000। इसका ओरिजिनल कॉस्ट था 70, WDV 50, तो प्रॉफिट कितना हुआ 40, तो इधर लिखो 2 PL प्रॉफिट ऑन सेल 40,000। अच्छा, फिर नेक्स्ट हम लोग को बोला था यहाँ पर डिवेंचर 1 लाख का इशू हुआ है, 4.5 लाख का प्लांट खरीदते हुए, तो फिर प्लांट खरीदने का एंट्री क्या होगा, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, और टू क्या होगा बाकी अमाउंट के लिए, टू बैंक, ये होगा परचेज के लिए। ठीक है, तो ये दोनों ही क्या है, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी का। तो डिवेंचर तो मुझे पता है कितना होगा 1 लाख। ठीक है, और जो टोटल प्लांट वैल्यू है वो 4.5 लाख, तो इधर बैंक में कितना आ जाएगा 3,50,000। ठीक है, अच्छा, अब इस पे एंड में एक पॉइंट बोल रखा था ना, ये देखो डेप्रिसिएशन लगाने के लिए 15%, तो 15% डेप्रिसिएशन लगाएंगे, तो डेप्रिसिएशन इधर चार्ज होगा बाई डेप्रिसिएशन। ठीक है, एट द रेट ऑफ 15%। तो किस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा बोलो, ओपनिंग में से तो मेरा कुछ सेल हो जा रहा है, मेरा ओपनिंग में तो सेल हो गया ना। जब ओपनिंग नहीं बोलेगा तब तो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कितने पे होना चाहिए। वैसे तो देखो तुम लोग इसे बैलेंस करोगे तो आ जाएगा, ठीक है, लेकिन लॉजिक देखो, मेरे पास 5 लाख का प्लांट मशीनरी था, अब ये कौन से वैल्यू में दिख रहा होगा, WDV वैल्यू में, इसमें से जो बिक गया उसका WDV कितना था
50,000। तो अभी कितना बचा है ओल्ड वाले प्लांट मशीनरी में से, ठीक है, ये मेरे पास पड़ा हुआ है, तो इस पे कितना लगेगा 15%। देखो कितना होता है पूरे साल का, मतलब 12/12 500, ठीक है। और हम लोगों ने इस बार कितने का खरीदा, 4.5 लाख। तो क्योंकि डिवेंचर से खरीदो या कुछ से भी खरीदो, प्लांट मशीनरी तो मेरा पूरा 4.5 लाख है, डेप्रिसिएशन तो उतने पे ही लगेगा, तो फिर से कितना लगेगा, वही 67,500। ये एजम्पशन के साथ कि ये ईयर के स्टार्टिंग में ही खरीदा था, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में तो मुझे बोला नहीं कब खरीदा है, तो मान लेते ईयर के स्टार्टिंग में खरीदा था, तो 67,500 करके 2 बार कितना होता है। अब ये मेरा सही है कि नहीं, क्योंकि मैंने एजम्पशन लिया ईयर के स्टार्टिंग में खरीदा था, वो हम लोग कैसे कंफर्म करेंगे, इधर बैलेंस करने से 1,35,000 अगर आ जाता है, तो इसका मतलब हम लोग का ये एजम्पशन कि ड्यूरिंग द ईयर में ही परचेस हुआ था स्टार्टिंग में, वो सही है। अब चेक करके देखो आता है कि नहीं, बैलेंस करो इसको, बैलेंस, क्योंकि और तो कुछ आएगा नहीं, इधर बैलेंस करने से आना चाहिए 135। अगर आता है तो एजम्पशन ठीक, और अगर कम बेसी आता है तो हो सकता है 6 मंथ्स का चार्ज किया हो, क्योंकि डेट तो कुछ बोला नहीं, तो हमें अपने से समझना पड़ेगा। आ रहा है, अगर 1,35,000 आ रहा है तो फुल ईयर का डिप्रिशिएशन चार्ज इस पे तो होगा ही, वो तो कोई मतलब सोचने वाला बात है ही नहीं कि ओपनिंग वाले में जो बच गया उस पे तो फुल ईयर होगा ही होगा, ये तो कंफर्म है। लेकिन इस पे अगर कम होता तो मेरा यहाँ पर बैलेंस करके शायद कम आता, ठीक है। अब जितना कम आता उससे, अब देखो कुछ नहीं बोलता है तो या तो फुल ईयर का होता है या 6 मंथ्स का होता है, ऐसा नहीं कि 2 मंथ्स 3 मंथ्स कुछ भी हो जाए, या तो ये फुल ईयर का होगा या तो फिर ये 6 मंथ्स का होगा। कौन से वाले का बात करें, जो न्यू वाला है, ओल्ड वाला नहीं, ओल्ड वाले पे तो पूरा लगेगा। अब टोटल कर लो दोनों साइड, देखो कितना आ रहा है, इधर बैलेंस करके टोटल लिखेंगे, देखो कितना आ रहा है, 5 6 9 लाख, 9,90,000। अच्छा ठीक है, अब हम लोग को चीजों को पोस्ट करना है, ठीक है। तो सेल किया प्लांट मशीनरी, ये कहाँ लिखेंगे, इन्वेस्टमेंट वाले जगह पे, यहाँ पर लिखेंगे सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, कितने का था, 90,000, ठीक है। अच्छा, और क्या लिखना पड़ेगा, डिप्रिशिएशन और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगा, तो वहां चलते हैं, देखो ये देखो, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कहाँ लिखोगे, ये लैंड बिल्डिंग के नीचे ही लिखना पड़ेगा। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कितना था, 40,000, ठीक है। और डिप्रिशिएशन जो है ऑपरेटिंग नॉन कैश एक्सपेंसेस में लिखो, डिप्रिशिएशन कितने का आया, 1 लाख। हाँ तो वो लिखेंगे डिप्रिशिएशन 1,35,000, ठीक है। अच्छा, और क्या लिखना है, डिवेंचर का हमें ट्रांजैक्शन नहीं दिखाना पड़ेगा, क्यों बोलो, क्योंकि डिवेंचर तो हम लोगों ने क्या किया है, इशू किया है इन प्लांट मशीनरी के बिहाफ में, तो कोई कैश ट्रांजैक्शन नहीं है। लेकिन जो प्लांट मशीनरी जितने का कैश आउटफ्लो करवाया वो तो दिखाना पड़ेगा, वो कितना था बोलो, 3.5 लाख। अकाउंट में देखो ना, 1 लाख का तो डिवेंचर था, तो बाकी कितना हो रहा है, 3.5 लाख ना, तो कहाँ लिखोगे, यहाँ पर इन्वेस्टिंग में, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, खरीदा तो है 4.5 लाख का, लेकिन कैश आउटफ्लो जितने का करवाया है उतना ही कैश फ्लो में आएगा, समझ में आया, ये 3.5 लाख ही आएगा ये, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं, पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट वाले वर्किंग नोट में जाओ, बोला है कि पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट बेच दिया है, कितने में, 70,000 में, कितना पार्ट बेचा है, 50,000, ठीक है। तो क्या लिखोगे, बाई बैंक, सेल करने से तो पैसा आएगा ना, इन्वेस्टमेंट बेचोगे तो क्या लिखोगे, बाई बैंक लिखो, इन्वेस्टमेंट बेच के कितना पैसा आया, 70,000, कितने का इन्वेस्टमेंट था, तो प्रॉफिट कितना हुआ, हाँ 2PL प्रॉफिट ऑन सेल 20,000। अच्छा, अब इस पे और एक एडजस्टमेंट होगा, इसीलिए मैंने इसका अकाउंट बनवाया था, ठीक है। ये देखो यहाँ पर लिखो 70 और 20, इधर 70 और उधर 20, ठीक है।
अच्छा अब देखो, प्री एक्विजिशन डिविडेंड बोला ना अभी मैंने, किसको कहाँ एडजस्ट करना है, इन्वेस्टमेंट के कॉस्ट में। अब डिविडेंड जब रिसीव्ड होगा तो एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट तो डेबिट होगा ही होगा, ठीक है। लेकिन मुझे टू डिविडेंड नहीं करके उसको टू इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि मुझे अगर इन्वेस्टमेंट के प्राइस में उसे एडजस्ट करना है, मैंने क्या बोला, इन्वेस्टमेंट के प्राइस को कम करना है, तो इन्वेस्टमेंट खरीदते हैं तो डेबिट होता है, उसके वैल्यू को अगर मुझे कम करना है, एसेट को कम करना है, तो क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट, ठीक है। तो एंट्री क्या होगा, अभी तो बताया, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट में क्या लिखोगे, बाय बैंक, प्री एक्विजिशन डिविडेंड रिसीव्ड 5,000। अच्छा इस पे अगर देखोगे और कोई भी इंफॉर्मेशन हम लोग का नहीं था, इंटरिम डिविडेंड है वो तो अलग है, वो लिखेंगे, वो इन्वेस्टमेंट का नहीं हो रहा है। अच्छा अब इसको क्लोज करते हैं तो देखो किधर बैलेंस आएगा, 1,25,000 आएगा, 70 और 50, और इधर 25,000। अच्छा इसको क्या लिखेंगे, टू बैंक, परचेज भी हुआ है इसका मतलब, ठीक है, टू बैंक परचेज कितना आ जाएगा, 25,000, ठीक है। अच्छा अब देखो ये हुआ क्या, एक बार बता देते, कितने का डिविडेंड हम लोग का बिका, 50,000, हम लोग के पास कितना डिविडेंड सॉरी इन्वेस्टमेंट था, उसमें से कितना सेल हुआ, तो बचना कितना चाहिए, 30,000, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोगों ने जो ये देखो यहाँ पर कितना दिख रहा है फिर, तो हम लोगों ने कितने का परचेज किया, 20, लेकिन यहाँ कितना दिख रहा है, क्यों, क्योंकि 5,000 ज्यादा देके खरीदा था, ठीक है, वो जो लॉजिक बताया मैंने, 5,000 ज्यादा देके खरीदा था, इसीलिए इधर कितना बैलेंस आ गया, 20, नहीं तो कितना आना चाहिए था, 20 आना चाहिए। अगर ये वाला मेरा क्वेश्चन में बात होता ही नहीं, तो सीधा बात है, मैंने बेच दिया 50,000 का, मेरे पास 30,000 जो है दिखना चाहिए, लेकिन दिख रहा है 50, तो मैंने कितना खरीदा होगा, 20, लेकिन वो तो प्राइस मेरा ज्यादा लिया है ना, 25,000, तो वो मैंने पे किया, और जब मुझे डिविडेंड मिला उसको मैंने एडजस्ट कर दिया। अब ये कहाँ कहाँ जाना चाहिए, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कहाँ जाएगा, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में लिखो, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा, 70,000, ठीक है। अच्छा और परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट वो भी लिख लेते हैं साथ ही साथ, लिखो परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना आया, 25,000, नेगेटिव में दिखाना है उसको। अच्छा इसके बाद सेल परचेज लिख लिया, और क्या है मेरा, प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट वो कहाँ दिखाएंगे, ऑपरेटिंग वाले में जाओ, प्रॉफिट ऑन प्लांट एंड मशीनरी के नीचे लिखना पड़ेगा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है, 20,000। अच्छा और डिविडेंड जो हम लोगों ने रिसीव किया है 5,000 बाई बैंक बोल के, वो हम लोग का इन्वेस्टिंग में दिखना चाहिए, क्योंकि वो मेरा फाइनेंसिंग एक्टिविटी नहीं है, मेरा शेयर नहीं था ना, किसी और का शेयर होल्डिंग का मुझे मिला, तभी तो मैंने उसका मेरे इन्वेस्टमेंट के पैसे में उसे ऐड किया, क्योंकि वो मेरा इन्वेस्टमेंट के खर्चे में चला गया, ठीक है। तो वो मेरा किस में जाना चाहिए फिर, डिविडेंड है बोल के ही फाइनेंसिंग में आएगा ऐसा नहीं है, फाइनेंसिंग में तब आता है अगर इसके बाद उसको डिविडेंड मिलेगा, पोस्ट एक्विजिशन। प्री एक्विजिशन में इसका वो तो इन्वेस्टमेंट का खर्चा हो गया, ज्यादा पैसा देना पड़ा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्री एक्विजिशन डिविडेंड। ये रिसीव हम लोगों ने ये नेगेटिव में दिखाना है कि पॉजिटिव, पॉजिटिव में ही दिखाएंगे, हम लोगों ने रिसीव किया है, क्योंकि 5,000 का एक्स्ट्रा तो हम लोगों ने नेगेटिव यहाँ 25,000 में इंक्लूड कर रखा है ना, तो यहाँ पर कितना दिखाएंगे, 5,000, ठीक है, ये पॉजिटिव में दिखाएंगे। अच्छा अब ये वाला हो गया, इंटरिम डिविडेंड वाज डिक्लेयर्ड एंड पेड, दोनों ही चीज बोला है, इंटरिम डिविडेंड हम लोगों ने डिक्लेयर किया, पे किया, आप बोलो डिविडेंड कितने पे मिलेगा, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, शेयर कैपिटल पे, ठीक है। तो शेयर कैपिटल हम लोग का कितना था, किस पे मिलेगा, इक्विटी वाले पे, प्रेफरेंस का नहीं होता है, कितने पे, 6 लाख पे, ठीक है। तो 6 लाख का 15% कितना होता है,
हाँ, तो इंटरिम डिविडेंड कहाँ आएगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिखो इंटरिम डिविडेंड पेड, इंटरिम डिविडेंड पेड 6 लाख इंटू 15%, यही दिखा दिया 90,000। तो ये क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा, ठीक है, कि 90,000 का इंटरिम डिविडेंड पे किया है कंपनी ने। मैम ये कंजूम ले रहे हैं कि 50% कैपिटल का फर्स्ट फर्स्ट अप्रैल में इशू किए थे। जब कुछ नहीं बोलेगा तो वही जो मेरा क्लोजिंग कैपिटल होता है उसी पे कंपनी देगा ना, क्योंकि कंपनी इंटरिम डिविडेंड तो फाइनल है। ये जो बन गया 6 लाख का, इनका जब इशू हुआ तो पहले ही हुआ होगा ना, तभी तो इशू में पूरा दिखा है, तब फिर वो कंसिडर होगा। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट, इसके बाद इनकम टैक्स लाइबिलिटी फॉर द करेंट ईयर वाज एस्टिमेटेड 1,35,000। तो 1,35,000 को ये तो पेड नहीं है, ये बोला है कि हम लोगों ने इतने का क्या किया है, एस्टिमेट किया है कि इतना टैक्स लाइबिलिटी करेंट ईयर में हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर इनकम टैक्स में आते हैं, तो यहाँ पर मुझे दिखाना पड़ेगा बाई, क्या बोल के दिखाएंगे, बाई पीएल बोल के मुझे दिखाना पड़ेगा कितना, 1,35,000, ठीक है। अच्छा, अब इससे मुझे पता चल जाएगा कितना पे हुआ है, तो टोटल करो कितना हो रहा है, 1,95,000, और उधर 95 माइनस करने से 1,00,000, 1,00,000 का क्या हो जाएगा, पेड टू बैंक। 1,00,000 का हम लोगों ने डिविडेंड सॉरी इनकम टैक्स पे कर दिया है, तो ये 1,00,000 कहाँ लिखोगे, इनकम टैक्स पेड जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वहां पर 1,00,000 दिखा दोगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी जहां लिख रहे थे ना वहां पर 1,00,000। ठीक है, अच्छा इनकम टैक्स पेड हो गया। अच्छा, डेप्रिसिएशन हम लोग कर लिए, लैंड बिल्डिंग क्लोज हो गया, मतलब लैंड बिल्डिंग में डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करने बोला, ठीक है, नहीं तो वो क्लोज नहीं होता, नहीं करने बोला है। अच्छा, ये हो गया। अब लास्ट जो इंफॉर्मेशन है, हम लोग को नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाला रेडी करके देना है, बाकी सारे अकाउंट बंद हो चुके हैं। वर्किंग नोट नंबर 5, लास्ट वर्किंग नोट बनो, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर, क्या निकालना है हम लोग को, टैक्स, ठीक है। तो अभी अभी मैंने क्या बोला, हमें रिवर्स कैलकुलेशन करना है, तो जो एप्रोप्रिएशन होगा उसमें क्या क्या आएगा, एक तो आएगा डिविडेंड, ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाएगा यहाँ जनरल रिजर्व बोला था क्वेश्चन में, वो लिख दिया, पीएल वो लिख दिया, ठीक है। अच्छा, एक सीआरआर भी था, जितना सारा रहेगा वो लिखना पड़ेगा, ये लिख दिया मैंने, ठीक है। ये सब देखेंगे कितना आ रहा है, तो ये एडजस्ट करके आएगा नेट प्रॉफिट बिफोर, सॉरी ये तो आफ्टर आएगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसमें टैक्स का प्रोविजंस लगा देंगे तो आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये आफ्टर टैक्स आ गया, इस पे लगाओ टैक्स का प्रोविजन, ऐड टैक्स प्रोविजन, तो आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। अब क्या क्या पता है, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने टैक्स प्रोविजंस इस साल का लिखा, देखो कितना लिखा है, टैक्स अकाउंट में जाओ, हाँ तो यहाँ लिखो 1,35,000, अभी अभी दिखा है ना बाई पीएल, जो पीएल में इस बार चार्ज किया है 1,35,000। अच्छा, अब हम लोग को यहाँ पर देखना है क्या क्या डेटा आएगा। अच्छा, डिविडेंड का देखो कि करेंट ईयर में डिविडेंड कितना इंपैक्टफुल हुआ है, तो डिविडेंड का कोई अकाउंट वैसे मैंने बनाया नहीं है, तो अगर इंफॉर्मेशन से देखोगे, एक तो इंटरिम डिविडेंड इस बार इंपैक्टफुल हुआ है, कितना आया, तो डिविडेंड दिया है तो मेरा पीएल तो इंपैक्ट किया होगा, तो डिविडेंड कितना आ जाएगा 90,000, ठीक है। और कुछ डिविडेंड था यहाँ पर देखो, फाइनल डिविडेंड तो कुछ नहीं बोला था, प्रीवियस ईयर का प्रोपोज्ड था जो इस साल पे हो गया, तो इसका अगर अकाउंट बनाओगे तो देखो ये अकाउंट कैसे बनता है, इसका अगर अकाउंट बनाओगे तो ये ऐसे बनता है। ये क्या था, डिविडेंड पेबल था, कब का था, प्रीवियस ईयर का, तो ये क्या होना चाहिए, बाई बैलेंस बीडी कितना 60,000, और जब पे हो गया तो क्या होगा, टू बैंक 60,000। क्या इस डिविडेंड के लिए मेरा पीएल इंपैक्टफुल हुआ, नहीं हुआ, तो ये पीएल में नहीं जाएगा। लेकिन इंटरिम डिविडेंड देखो, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, टू बैंक कितना है इंटरिम डिविडेंड 90,000,
तो इधर जब क्लोज करेंगे तो कहां से डिविडेंड दिए, प्रॉफिट से, तो यहाँ पर क्या इंपैक्टफुल होगा, पीएल कितना 90,000। ये तो प्रीवियस ईयर का बना हुआ था प्रोविजन, सॉरी डिविडेंड के लिए जो हम लोग प्रोपोज डिविडेंड बनाते हैं तो पेबल इतना था, तो इस बार पे किया, प्रोविजंस पहले से बना हुआ था, तो ये हमारे इस पीएल में नहीं आएगा। तो इस पीएल में कौन सा इंपैक्टफुल होगा, सिर्फ और सिर्फ 90,000। वो तो प्रोपोज डिविडेंड है, ये इंटरिम डिविडेंड है, दो तो अलग चीज होता है। जैसे यहाँ पर 60,000 है, यहाँ पर फिर डैश है, ऐसे तो पेमेंट लिखता होंगे, पर अगर यहाँ पर कुछ के मान लिए तो 30,000 यहाँ पर लिखता है, तो हम लोग 30,000 पेमेंट मान सकते हैं, और ये 30,000 यहाँ पर दिखाते हैं। वो 30,000 को यहाँ पर तब दिखाएंगे ना, ये प्रीवियस ईयर का प्रोपोज्ड है जो इस बार पे हुआ है, क्योंकि प्रोपोज्ड करना पेड में फर्क होता है ना। पीएल में तभी आएगा जब इस साल पीएल में इंपैक्टफुल होगा, जैसे टैक्स का होता है, हर साल पीएल में उसका इंपैक्ट आता है, इसका भी आता है, लेकिन इसका तो हमें प्रोविजंस फॉर जो डिविडेंड है वो तो बोला नहीं है, प्रोपोज डिविडेंड ना, ये डिविडेंड पेएबल है। ये जो है इसका अकाउंट बनने से क्या हुआ, ये लाइबिलिटी है ना, डिविडेंड पेएबल अदर करेंट लाइबिलिटीज के अंदर है। ये डिविडेंड डिक्लेयर्ड हो चुका था, हम लोगों ने पे नहीं किया है, वो लाइबिलिटी है, वो प्रोपोज डिविडेंड नहीं है, वो ऑलरेडी डिक्लेयर्ड प्रोपोज्ड है, जिसमें से 60,000 अभी तक हम लोगों ने पे नहीं किया, वो लाइबिलिटी है। तो वो लाइबिलिटी है तो उसका बाई बैलेंस पीरियड टू बैंक आएगा। यहाँ पर कुछ भी अमाउंट है, डिविडेंड पेएबल अलग चीज, प्रोपोज डिविडेंड अलग चीज। पहले वाले क्वेश्चन में प्रोपोज डिविडेंड था, तो मतलब कंपनी ने बोला था, तो प्रोपोज डिविडेंड करने से उतना उतना पीएल में चार्ज कर देता है, इसके अगेंस्ट में प्रोपोज डिविडेंड ऑलरेडी हो चुका होगा। अब देखो यहाँ पर कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व कितने का क्रिएट किया है हम लोगों ने, 1 लाख, क्योंकि 0 से 1 लाख हुआ है तो क्रिएट किया है, तो पीएल में क्या हुआ है, ट्रांसफर, तो ये सीआरआर में कितना लिखोगे, 1 लाख, मतलब पीएल से चला गया होगा 1 लाख, ठीक है। यहाँ पर लिख सकते हो ट्रांसफर टू सीआरआर, ठीक है, 1 लाख ट्रांसफर हुआ। अच्छा, फिर यहाँ पर कैपिटल रिजर्व जो है ये कितना दिख रहा है, 70,000, लेकिन कैपिटल रिजर्व का इंपैक्ट कैसे आया है, वो कहां पर चला गया है, वो पीएल को इंपैक्ट नहीं किया है, पीएल टू कैपिटल रिजर्व नहीं हुआ है, क्या हुआ है, बिल्डिंग टू कैपिटल रिजर्व, इसीलिए इसका इंपैक्ट यहाँ पर नहीं आएगा। अगर ये लैंड बिल्डिंग से रिलेटेड नहीं होता तो फिर ये पीएल को इंपैक्टफुल जरूर करता। जनरल रिजर्व 2,50,000 से 1,50,000 हुआ है, तो जनरल रिजर्व क्या हो गया है, कम हो गया है, तो जनरल रिजर्व यूज हो गया है। क्यों यूज हुआ है पता है, सीआरआर बनाने के लिए जनरल रिजर्व यूज, सीआरआर से निकालो, सॉरी जनरल रिजर्व से निकालो सीआरआर में भेजो, ठीक है, कितना हो रहा है, देखो मैच हो रहा है, 1 लाख, तो 1 लाख माइनस में लिखोगे कि प्लस में, माइनस, ये यूज हुआ, यहां से यहाँ ट्रांसफर हुआ है, ये प्लस में जाएगा। अब पीएल का देखो, 50 से 1 लाख तो कितना ट्रांसफर हुआ, 50, ये ऐड हो गया, ठीक है। तो अब बनाओ कितना बन रहा है, देखो नेट प्रॉफिट आफ्टर 1 लाख तो जीरो हो गया, 90 और 50, 1,40,000, ये मेरा आ गया टैक्स चार्ज करने के पहले मेरा, या जो भी एप्रोप्रिएशन है उसके पहले मेरा इतना प्रॉफिट हुआ था, ठीक है, और टैक्स का प्रोविजंस मैंने चार्ज कितना किया था, 1,35,000, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना हुआ, 2,75,000। अब लिख लो और ऐड कर लो, कंप्लीट हो जाएगा, 2,75,000, वर्किंग नोट नंबर 5 यहाँ पर 2,75,000, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम 0, इधर कितना आ जाएगा, 2,75,000, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में कुछ नहीं आया था, हाँ एक चीज बाकी रह गया, रुको एक चीज आएगा, रुको, ये 9% डिवेंचर बताया ना हम लोगों को, तो इसका मतलब अगर डिवेंचर का रेट बताया है इंटरेस्ट का, तो हमें डिवेंचर का इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, ठीक है। कितना है, 9%, तो 9% होने से कितना होगा, 18,000। अब इसका एंट्री क्या होता है, देखो, ये देखो, डिवेंचर का इंटरेस्ट पे करेंगे तो क्या एंट्री होगा, टू बैंक, ठीक है, डिवेंचर इंटरेस्ट टू बैंक कितना हो जाएगा, 18,000, और ये कहाँ चार्ज होगा,
इंटरेस्ट, लोन का इंटरेस्ट कहाँ चार्ज होगा, ये बाई क्या हो जाएगा, पीएल कितना 18,000। तो इसका दो इम्पैक्ट आ रहा है, एक पीएल वाला एक बैंक वाला। टू बैंक जो है मतलब डिवेंचर का इंटरेस्ट दे रहे, तो डिवेंचर का सोर्स क्या है, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग, ऑपरेटिंग क्या है, तो फिर कहां पर जाएगा, इंटरेस्ट पेड फाइनेंसिंग में। तो लिखो वो एक बाकी रह गया, फाइनेंसिंग में लिखो डिवेंचर इंटरेस्ट पेड, डिवेंचर इंटरेस्ट पेड, डिवेंचर इंटरेस्ट पेड। लिख लो यहाँ पर 9 लाख पे हमें कितना परसेंट था, 9%। और 2 लाख पे 9%, मैंने उल्टा किया। और ये वाला नेगेटिव में आएगा, और इसका पीएल वाला इंपैक्ट कहाँ दिखाओगे, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में ऐड करोगे। यहाँ पर लिखो डिबेंचर इंटरेस्ट पेड 18,000, क्या करना है इसमें ऐड करना है, ठीक है। तो 2,75,000 बस हो गया, 2,75,000 प्लस 18, और ये देखो 4 2 6 और 3 9, 90, देखो कितना होता है 90, और इधर 3 लाख कितना आ रहा है टोटल, ये सारे ऐड करने के बाद करो, सबको अपना अपना टोटल, एग्जाम में उसी टाइम में टोटल भी करना पड़ेगा। And cash generated 1,88,000. कैश जनरेट 1,88,000, अच्छा ठीक है। उसके पहले का बताओ, ये डेप्रिसिएशन लगाने के बाद कितना आया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, That's 50,000. 63, 3,38,000 होना चाहिए, 2,75,000 प्लस 18, 3,12,000. अच्छा 3,38,000, ठीक है 3,38,000। अब इसमें ये देख लो 10,000, ये 5 हटाओ, ये तो मेरा कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है। तो 3,38,000 प्लस 10, 3,48,000, 3,48,000, और इधर हो गया मेरा 20 30 50 60, 3,48,000 माइनस 60, देखो कितना हो रहा है, 2,88,000। 2,80,000। अच्छा 2,88,000, उसमें से 1 लाख माइनस कितना आ जाएगा, 1,88,000, तो ये मेरा पॉजिटिव आ गया। तो कैश जेनरेट, या जो भी लिखना, फ्लो भी लिख सकते, फ्लो ही लिख देते, इतना बड़ा जगह नहीं। नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, अब ये देखो इन्वेस्टिंग वाला क्या आ रहा है, ट्वेंटी 70 90, 90 पॉजिटिव, 90 पॉजिटिव, 1,80,000, मतलब 2 लाख, 3,30,000 माइनस 3,50,000, मतलब नेगेटिव आ रहा होगा, कितना आ रहा है 60,000। इसको लिखेंगे नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और ये फाइनेंसिंग वाला देखो 1 लाख 1 लाख 2 लाख 2 लाख, और ये न्यूट्रल हो गया 60 90 18, 60 और 10 70 78 78, और माइनस ये भी नेगेटिव में आएगा, कितना आ रहा है, नेगेटिव में आना चाहिए, 1,68,000। 1,60,000 नेगेटिव में आएगा। अच्छा अब देखो ओवरऑल कितना आ रहा है, 1,68,000 और 1,88,000, मतलब 20,000 पॉजिटिव, 60,000 नेगेटिव, मतलब -40,000 लिखा हुआ है ऑलरेडी, -40,000, ठीक है। मैच हो गया, कैलकुलेशन तुम लोग करो, नहीं तो ये प्लस माइनस उधर नहीं कर पाओगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा।
थोड़ा बड़ा बड़ा है लास्ट का क्वेश्चन, तो इलेक्ट्रिसिटी चला गया बीच में, नहीं तो शायद एक क्वेश्चन और कर पाते हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन वो हम लोग का देखो, 10th नंबर और 11 नंबर, 12 13 और एमसीक्यू नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, फिर आज इतना ही कर, किसी को कुछ लिखना है तो लिख सकते हो, अगर नहीं लिख पाए हो तो। जी मैम। ठीक है, बाय।